फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने ALP CBT 2 के लिए सेट नंबर 5, सेट नंबर 6, सेट नंबर 7, सेट नंबर 8 यानी कि एक वीडियो में मैं पूरे 4 सेट को मैं यानी कि 75 गुना 4 कीजिए तो 300 क्वेश्चन को मैं कराने के लिए आ चुका हूं। इससे पहले देखिएगा कल के वीडियो में दो वीडियो अपलोड किया था, यानी जिसमें 75 का कॉम्बिनेशन से 2 वीडियो बनाया था। क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 300 क्वेश्चन कल मैं बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। आज मेरे एक ही वीडियो में 300 होगा। अभी मैं केवल और केवल रैपिड फायर की तरह क्लास कराऊंगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट जानने को होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सारी कंसेप्ट को मैं बता दूँ, ये आप लोगों को एग्जाम तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और जहाँ पे आप लोगों को लगे हिट्स है वहाँ पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, एक मिनट में 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित करने पर सर्किट से होकर कितने कूलम का चार्ज प्रवाहित होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली जानते हैं क्यू का फार्मूला क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT होता है। अब देखिए करंट लिख रहा 10 एम्पियर, समय लिख रहा 10 मिनट, तो 10 मिनट को लो सेकंड, 1 मिनट लिख रहा ना, टाइम लिख रहा 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 6 सेकंड, 60 सेकंड होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, तो 600। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो राइट आंसर होगा 600 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। रेती में प्रयोग किए जाने वाले सामग्री को क्या कहते हैं। हमेशा याद रखिए फ्रेंड, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को बोलते हैं कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं, कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है, यदि वोल्टेज दुगनी हो जाती है तो उस प्रतिरोधक से विकसित होने वाली शक्ति का क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए आप लोग को बनाना पड़ेगा। जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं P1, तो P1 का अगर निकालते हैं वैल्यू तो क्या लिखते हैं, ऑलमोस्टली पढ़ेंगे V² क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। आप लोग को यहाँ P2 लिखना होगा। तो वोल्टेज को क्या लिख रहा था, दुगना कर रहे हैं। देखें यहाँ पे दुगना बोल रहा था, ये वोल्टेज था को दुगनी कर रहे थे। तो 2V का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बाई क्या करेंगे, R करेंगे। और आप लोग तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, 4V² R आ गया, 4V² R आ गया। क्लियर है। अब कंपेरिजन करना आप लोग को P1/P2 से। देखिए यहाँ पे दुगनी लिख रहा था इसलिए मैं कर दिया हूँ। क्लियर है। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आई थिंक फ्रेंड्स P1/P2 करेंगे। ऑलमोस्टली P1 का वैल्यू मैं क्या लाया था, देखिए होंगे P² R था। अब P2 का वैल्यू मैं क्या लाया था, देखिए 4V² R लाया हूँ। क्लियर है। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ऑलमोस्टली केवल बचेगा 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा शक्ति क्या होगा, तो देख सकते हैं क्या होगा, P2 अगर निकालते हैं ना तो आप लोग को 4P1 आएगा, यानी कि पहला का 4 गुना होगा। तो इस टाइप से आप लोग को 4 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जाएंगे तो चौगनी हो गया, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। रोधन प्रतिरोधक में होना आवश्यक है, तो देखिए द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड है, तो हमेशा याद रखिए इंसुलेटिंग में क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले निम्न प्रतिरोधकता होना चाहिए, निम्न परमेबिलिटी होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, उच्च परावैद्युत समाधान यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो परमेबिलिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑल ऑफ दिस करना पड़ेगा। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर को बिना क्षति का मानव को स्तर को सहन कर सकता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, किस मोटर की गति व्यवहारिक रूप में स्थिर रहती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए संट मोटर की जो व्यवहारिक गति होती है हमेशा क्या होता है, वो स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 26 को बाइनरी में लिखना है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स 26 को लिखना चाहते हैं तो आप लोग को बाइनरी में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर हम लोग 8 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 16 के बाद 32 आता है। आप लोग को इसका यूज करते हुए आप लोग को 26 बनाना है। तो 16 को पहले यूज करेंगे, 16 8 24 हो गए, 24 2 26 होता है। इतना लिख देंगे, जहाँ पे खाली वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, यानी कि इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। आई थिंक फ्रेंड्स होगा 1 1 फिर 0 फिर लिखेंगे 1 0 और यहाँ पे बाइनरी में लिखा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग जाएगा तो ऑप्शन नंबर 7 का बी कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए जिस मोटर का प्रयोग करते हैं उसे बोलते अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैं केवल रैपिड फायर के अनुसार पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले समझा दिया हूँ काफ़ी वीडियो में। देखिए इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट आवर है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर है तो 2 वर्ष में बिजली की खर्च कितना होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे बनाते हैं तो आप लोगों को फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए टोटल कितना लिख रहा, खपत 680 किलोवाट आवर लिख रहा, और
50 पैसे किलो वाट बोल रहा है। तो 2 वर्ष में ना आप लोग कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। तो 2 वर्ष में बिजली की खपत के लिए 2 वर्ष तो 2 लिख देंगे। आप लोग देखिए टोटल खपत कितना था, 680 किलो वाट आवर। और क्या लिखा था, 50 पैसे प्रति, तो 0.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसे अगर आप लोग गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ से तो आप लोग का ऑलरेडी कैंसिल करें, 2 का पाला में 50 कैंसिल हो गया, 50 कैंसिल, तो ऑलमोस्टली केवल 680 रुपये बचेगा। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शक्ति प्रवर्धन में अनिवार्य क्या होता है? ए पावर एम्पलीफायर इज इसेंशियल। तो हमेशा याद रखें एक शक्ति प्रवर्धक का अनिवार्य जो रूप होता है वह धारा प्रवर्धक होता है। क्या होता है? धारा प्रवर्धक। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ के अंक गणित योग के अनुपात क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स इससे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हम लोग इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। ऑलमोस्टली इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? के डी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं, एम लिखेंगे यहाँ पे बीटा बाय 2 करेंगे। उसी प्रकार सडनली यहाँ पे लिखते हैं एम लिखते थे, फिर साइन बीटा बाय 2 लिखते हैं। ये फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितनी होती है? तो याद रखिए हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का जो प्रतिशत होता है 0.75% से लेके 1% होता है। 0.75 से लेके 1% होता है। क्लियर है? चलिए निलंबन प्रकार के प्रतिरोधक में प्रत्येक इकाई या डिस्क के लिए डिजाइन की गई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 11 के भी। याद रखिए निलंबन प्रकार के प्रतिरोधक में प्रत्येक इकाई या डिस्क के लिए डिजाइन क्या किया था? 11 kV के लिए डिजाइन किया था है। गुणवत्ता कारक को और किस नाम से जाना था? बाय विच अदर नेम इज कॉल्ड ए क्वालिटी फैक्टर। तो ऑलमोस्टली फिर क्वालिटी फैक्टर को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, यानी वोल्टता आवर्धक। क्लियर है? क्वालिटी फैक्टर फार्मूला आता है, याद रखिएगा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला सबसे पहले क्या कीजिए 1/r कर दीजिएगा। क्लियर है? फिर अंडर रूट लीजिएगा L/C कर, ये फार्मूला याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मशीन को कम करने के लिए कोर को लैमिनेट करते हैं। तो हम इसे याद रखिएगा जब भी लैमिनेट करते हैं कोर को तो इसमें एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या मजा आ रहा है, क्योंकि मैं इसी प्रकार रैपिड फायर बता रहा हूँ। एक 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है। तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले अगर देखिएगा इसमें पोल की संख्या 6 लिख रहा, फ्रीक्वेंसी आप लोगों का 50 हर्ट्ज लिख रहा, और रोटर यानी जिसका हम लोग बोलते हैं रोटर आवृत्ति, तो ये FR का वैल्यू 2 हर्ट्ज लिख रहा है। ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था FR का फार्मूला याद रखिए, सबसे पहले आप लोगों को स्लिप लिखना पड़ेगा इनटू F करना पड़ेगा, ये होता फार्मूला। क्लियर है? तो आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना था? स्लिप। तो ऑलमोस्टली स्लिप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा FR यानी रोटर फ्रीक्वेंसी बाय केवल F कर दीजिएगा। यानी कि मैं सिंपल में देखूँ तो इस फार्मूला का यूज करना है। स्लिप इक्वल टू क्या कीजिएगा FR, देखिए FR बाय F कीजिएगा। अब FR का वैल्यू अगर आप लोग देख रहे हैं तो FR का वैल्यू कितना लिख रहा था? 2 लिख रहा था। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी लिख रहा 50 हर्ट्ज लिख रहा था। तो सॉल्व कीजिएगा तो 0.04 आएगा। अब इसे प्रतिशत के रूप में लिखना था, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे गुना कीजिएगा तो 4% आएगा आंसर। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर क्या होगा? 4% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक कर देंगे। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हमेशा याद है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप जो मुक्त होती है वह ग्राउंडिंग के प्रकाश होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए JFET क्या है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले JFET को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका विस्तार होता है, इसका विस्तार कीजिए तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब ये क्या होता है? याद रखिए एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रक उपकरण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर का इस्तेमाल परिवर्तित करने में किया था। हमेशा याद रखिए फिल्टर का उपयोग अशुद्ध या कंपन वाले डीसी सिग्नल को शुद्ध या स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए सोल्डरिंग में फ्लक्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए बार कोड रीडर में लेजर डायोड का उपयोग किया था। लेजर डायोड का प्रयोग करते हैं बार कोड रीडर में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बिजली कम के दौरान जो निम्नलिखित में से एक बिजली के झटके से कौन बचाता है? तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए हम लोग बिजली काम के दौरान निम्नलिखित में से एक बिजली के झटके से कौन बचाता है? तो देखिए भीगी लकड़ी, सूखी लकड़ी, भीगी रस्सी या धातु रॉड। तो ऑलमोस्टली सूखी लकड़ी का यूज करते हैं, सूखी लकड़ी का, यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
हर उपकरण का पानी हीटर के कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। कितना से नहीं होना चाहिए? तो हमेशा याद रखें 1 मेगा ओम से, 1 मेगा ओम से। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड 24 नंबर लिख रहा, माइका क्या है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, माइका एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। क्या होता है ये? इंसुलेटर होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मातापी के लिए प्रयुक्त एक युक्ति होती है। तो हमेशा याद रखिएगा ऊष्मातापी के लिए, देखो थर्मोस्टेट तापमान का पता लगाने के लिए उससे नियंत्रित करने वाले युक्ति है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा 25 का जो राइट आंसर, तो ऊष्मातापी जो होता है तापमान का पता लगाने के लिए करते हैं। ऑलमोस्टली यहाँ पे नाम में ही काफ़ी है इसमें टेम्परेचर वाले। क्लियर है? चलिए दिए गए मोटर्स में से किसमें सबसे खराब गति नियंत्रण है? ऑप्शन लिख रहा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर या शंट मोटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ श्रेणी मोटर में यानी सीरीज मोटर में सबसे खराब गति नियंत्रक होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए और याद रखिएगा डीसी सीरीज मोटर का गति उच्च होती है। डीसी सीरीज का हमेशा क्या होती है? उच्च होती है। वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता 50% लोड पर प्राप्त होती है। 50% लोड पर प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एफईटी में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है को किस रूप से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं पिच ऑफ वोल्टेज के रूप में, पिच ऑफ वोल्टेज के रूप में। राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए किसी छत के पंखे की गति को कम करने के क्या कारण हो सकते हैं? ऑलमोस्टली फ्रेंड जब भी छत के पंखे को गति कम हो रहा तो यानी समझिए फॉल्ट इन कैपेसिटर। ऑलमोस्टली सबसे इजी क्वेश्चन था अब तक का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक ज्यावक्रीय एसी वोल्टता का शिखर मान यानी कि इसका पीक वैल्यू 220 वोल्ट है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा 220 वोल्ट लिख रहा है। क्लियर है? हम लोग को निकालना है इसका आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आप लोग का वैल्यू रहेगा इसको केवल और केवल 1/√2 से गुना कीजिए या फिर √2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा 155.58 वोल्ट आएगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का रेशियो में लिख रहा था। देखिए तो 220/√2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखते हैं क्या आ गया। एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग नहीं किया था? तो हमेशा याद रखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया था? डायोड, SCR, IGBT, मॉसफेट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा डायोड। तो याद रखिएगा डायोड का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए SCR में होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा SCR। तो SCR का फुल फॉर्म जानिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसमें क्या होता है फ्रेंड? तो याद रखें इसमें 3 PN जंक्शन तथा 4 लेयर वाली ठोस अवस्था युक्ति होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखे 3 PN जंक्शन होती है, 3 PN जंक्शन होती है। कौन सा स्विच है जो 2 बिंदु पर संयोजित परिपथ को खोलता है? तो हमेशा याद रखें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोहरा ब्रेक स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा ब्रेक स्विच बोलते हैं। 128 स्लॉट वाले 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग के लिए दांतों तक फैले हुए स्क्वायर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको लिए हम लोग क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले इसमें पी देखिए, पी का वैल्यू देखिए 8 है। अब स्लॉट की संख्या, तो ऑलमोस्टली स्लॉट की संख्या अगर आप लोग देखिए तो 128 है। क्लियर है? हम लोग को दांत बोल रहा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए दांत के बारे में तो जिक्र नहीं कर रहा, 15वां लिख रहा था, तो यहाँ दांत की संख्या जो लिख रहा है 15 लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये? 15। तो पोल पिच निकालेंगे, तो देखिए पोल पिच का निकालेगा ना, तो टोटल स्लॉट को हम लोग क्या करेंगे? कुल पोलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा फ्रेंड? 16। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया था 15, तो एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कैंडिडेट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलो किसी बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त किया था? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड किसी बैटरी की क्षमता को हमेशा एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर क्या होती है? तो हमेशा याद रखें चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्या होता है? देखिए अगर इसमें बातें करना चाहते हैं लैंप सर्किट का ना, तो हमेशा क्या करता है ये? तो ये हमेशा होता है लैगिंग करता है। क्या करता है? ये लैगिंग करता है। किसका अर्थिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में किसका भू योजन अर्थिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो मानव जीवन और उपकरण से बचाव, वो मानव जीवन और उपकरण से बचाव होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। फ्लोरेसेंट ट्यूब के स्टार्टर में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? और मोस्टली फ्रेंड्स कैपेसिटर के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था, तो याद रखिएगा इसमें जो कैपेसिटर के कार्य होता है स्टार्टर में कैपेसिटर, तो इसका राइट आंसर कीजिए तो ये सप्लाई पावर फैक्टर में सुधार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
ल्यूमिनस ऊर्जा की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ल्यूमिनस ऊर्जा की प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है, तब लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए स्टार संयोजन बोल रहा है, तो देखिए स्टार संयोजन में हमेशा याद रखिएगा, देखिए एल यानी कि लाइन वोल्टेज का जो फार्मूला होता है, √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज वोल्टेज का। अब यहाँ पे आप लोग को पुट करना पड़ेगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है। अब फेज वोल्टेज का वैल्यू देखिए होंगे 240 दिख रहा। तो यहाँ से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो 415 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? 415 वोल्ट आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन है तो 415 ऑप्शन बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया था, किसी सर्किट में थर्मोस्टेट यानी क्या होता है? तापमान को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जब कपल्स, बेंड्स, जंक्शन बॉक्स और टीच का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाए? 30 सेंटीमीटर। चलिए, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में उसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग करते हैं सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन विधि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग की जाती है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रतिरोध को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। इससे बोलते हैं सक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। यानी राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, चुंबकन तीव्रता चुंबकन बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको लिखना चाहते हो तो एच प्रॉब्लम हम लोग ऑलमोस्टली में बताया था, MMF बता लेंथ लिखते हैं। क्लियर है? चलिए अगला, विभव मापी एक यंत्र है। तो हमेशा याद रखें, विभव मापी एक प्रकार का तुल्यात्मक यंत्र होता है जो विभव के मापों को दो सिरों के मध्य मापता है। तो ये देखेंगे तुल्यात्मक हो गया यानी कंपेरेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखें, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड हमेशा 1000 वाट से अधिक नहीं, सॉरी 1000 बल्कि 800 वाट से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेटर ऋणात्मक हो सकता है कब? तो फ्रेंड्स इस 48 का आंसर देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोड फैक्टर लीडिंग होता है। तो याद रखिएगा, किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेटर ऋणात्मक हो सकता है जब लोड फैक्टर क्या होता है? लीडिंग करता है। यानी लीडिंग जब करेगा ना तो ये ऋणात्मक हो जाता है। मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, मोटर की शक्ति अर्थात पावर फैक्टर मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसी सीसा अम्ल बैटरी के प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या किसके बराबर होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप लोग का होता है पॉजिटिव प्लेटों की संख्या के बराबर यानी कि +1 के लिए बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को व्यक्त किया था। तो देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा तो आप लोग का स्टार डेल्टा लिख रहा। तो हमेशा याद रखिए, स्टार डेल्टा के लिए जो सूत्र लिखते हैं P बराबर हम लोग लिखते हैं √3 लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे L लिखते हैं, लाइन वोल्टेज लिखते हैं। फिर देखिए लाइन करंट लिखते हैं इंटू cos थीटा लिखते हैं। ये फार्मूला को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और याद रखिए स्टार कलेक्शन में देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूँ। स्टार कलेक्शन में याद रखिएगा, देखिए लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है आप लोग का √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज वोल्टेज का होता है। क्लियर है? और इसमें लाइन करंट जो होता है वह फेज करंट के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, इक्वल चीज़ होता है। क्लियर है? चलिए, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है? तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप अप में हमेशा याद रखें सेकेंडरी कॉइल की संख्या अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन है बिल्कुल देखते हैं तो हाँ, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या अधिक होती है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है? और स्टेप डाउन में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है। देखिए तापदीप में फिलामेंटों में टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं? क्लास 10th का क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए, तापदीप दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग टंगस्टन का इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और गलनांक उच्च होने की वजह से इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और इसका जो तापमान होता है याद रखिए 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। आप लोग बताइए रैपिड फायर क्लास कैसा लग रहा? और आप लोगों को समझने को होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो को मैं पूरे के पूरे बता दिया, पूरे प्लेटफॉर्म बुक को मैं पूरे का पूरे आंधी तूफान जैसा पूरे बता दिया हूँ।
एकल कला मोटर की एक विशेषता है कि वह, तो फ्रेंड्स याद रखिए एकल कला मोटर की एक विशेषता है कि वह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा सिंगल फेज मोटर जो होता है एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, यह स्वतः स्टार्ट नहीं होती है, इसके साथ साथ इसका दक्षता भी क्या होती है, निम्न होती है। क्लियर है। चलिए, लाइन वोल्टेज का कार्य का क्या अर्थ होता है, तो हमेशा याद रखें लाइन वोल्टेज उसे कहते हैं जिसमें दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज को लाइन वोल्टेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी विशिष्ट परिपथ में 200 मिली सेकेंड में 10 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। देखिए, इसके लिए आप लोग को आई निकालना है। तो ऑलमोस्टली आई बराबर क्या होता है, क्यू टी होता है, आई टी क्यू बराबर आई टी होता है, आई निकालिए। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी लिखेंगे। और आप लोग देखिए सबसे पहले आई बराबर, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले क्यू बराबर क्या मैं बताया था, सॉरी आई निकालना ना। तो फ्रेंड्स आई बराबर मैं क्या बताया, क्यू बाई टी कीजिए। अब देखिए क्यू का वैल्यू कितना लिखा है, 10 कूलम, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे 200 मिली सेकेंड लिखा है तो 200 कर देंगे। मिली के लिए क्या कहते हैं 10⁻³ करेंगे। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हुआ। 0 0 कर दिए तो देखिए 1/20 कर दिए, 0 पर पावर 3 ऊपर जाएगा 1 2 3। आप लोग कैंसिलेशन कीजिएगा तो 2 का पहाड़ा में 100 कितना बनेगा, 50 बने। तो 50 एम्पियर इज द राइट आंसर। काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, तो 50 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। तो याद रखें फ्रेंड, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा निम्न वोल्टेज और निम्न आवृत्ति पर निर्भर उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, सॉरी विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा जो उत्पन्न होती है नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पे होती है। सॉरी गलत में बोल दिया था, तो नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पे उत्पन्न होती है। भारत में जो आवृत्ति होता है फ्रेंड्स याद रखिए, इसकी आवृत्ति होता है 50 हर्ट्स होती है। आप प्लस माइनस क्या लिखिएगा, 3% लिखिएगा। और इसका प्रास बोलेंगे तो 48.5 हर्ट्स से लेके 51.5 हर्ट्स लिखते हैं। क्लियर है। चलिए बस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। नट और बोल्ट को फ्लैप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान हमेशा शून्य हो जाती है। क्या होती है, शून्य होती है। ऑप्शन है बिल्कुल, तो 0 ओम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ऑलमोस्टली जर्मेनियम का आप लोग परमाणु संख्या क्या होता है, 32 होता है। इसको तोड़िए, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, 4। तो राइट आंसर क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, ऊर्जा के किसी एक रूप को ऊर्जा के किसी अन्य रूप में रूपांतरित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऊर्जा के किसी एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा किसके माध्यम से उत्पादित किया था। तो याद रखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन जो होता है फ्रेंड्स, वह थर्मल पावर प्लांट के यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट से ऑलमोस्टली आप लोग देखे भी होंगे, आपके घर में आसपास में यूज होता होगा। मैं खुद कोडरमा जिला से बिलोंग्स करता हूँ, हमारे खुद यहाँ बिलोंग्स करता है। चलिए, यदि 240 किलो ओम प्रतिरोधक को 82 एफपीएफ के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो साधारण पैनिव उच्च पास फिल्टर की कट ऑफ आवृत्ति क्या होगी। देखिए, इसको बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। और देखिए, आप लोग को हमेशा याद करना पड़ेगा एफसी यानी कैपेसिटर का लिए यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला पढ़ेगा 2πfc का यूज करते हैं, 2πfc का। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 1 कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू ऑलमोस्टली जानते हैं क्या होता है, 3.14 होता है। क्लियर है। 2πf एफ का वैल्यू देखेंगे 2πf2 है। यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू लिखा 82 पिको यानी कि 10⁻² लिख देंगे। अब यहाँ पे फैराड लिख देंगे इनटू, यहाँ पे देखिए 240 किलो ओम रहता है। किलो में हम लोग क्या आ गया 10⁻³ करते हैं। अगर इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड तो एफसी का जो वैल्यू आएगा 8.09 किलो हर्ट्स आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 8.09 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। दो प्रत्यावर्तक यांत्रिक रूप से युग्मित है, यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तब सेट की उच्चतम गति क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसको आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी पहला क्या है 40 हर्ट्ज है, सेकेंड क्या है 50 हर्ट्ज है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्यावर्तकों की अधिक चाल के लिए ध्रुवों की संख्या न्यूनतम 2 होनी चाहिए। ये आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। जब भी किसी प्रत्यावर्तक की अधिक चाल के लिए हम लोग इससे याद रखिएगा पी की संख्या न्यूनतम 2 होना चाहिए। तो हम लोग एन एस निकालते हैं। तो एन एस निकालने के लिए फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है 120 × F/P करते हैं। ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। तो हम लोग सॉल्व करवाते हैं। देखिए,
यहाँ पे 120 कर दिए, यहाँ पी नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब ये एफ निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए 2 को डिफरेंस निकालेंगे यानी F2 माइनस F1 कर देंगे। तो देखिए F2 का वैल्यू 50 लिख रहा था 50 लिख दिया और F1 का वैल्यू लिख रहा था 40 और आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से 120 को 120/2 करेंगे, 50 में से 40 गया कितना बचा 10। अब सॉल्व कीजिए, 5 बार में कट गया तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 600 RPM आ गया। कितना आ गया 600 RPM। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें यानी 600 RPM इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए वोल्टेज रेगुलेटर में हमेशा जेनर डायोड का प्रयोग करता है, जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग जीना डायोड का चित्र बनाए होंगे। देखिए इस टाइप से आप लोग करते होंगे। अब यहाँ पे जेड की तरह यहाँ पे इस टाइप से कर देते होंगे, क्लियर है। चलिए इसमें एक एनोड होता है, एक होता है कैथोड होता है। चलिए किसी 3 फेज मोटर में सिंगल फेज की क्या शर्त होती है। हमेशा याद रखें फ्रेंड 3 फेज की प्रेरण मोटर को दी जाने वाली 3 फेज की सप्लाई में किसी एक फेज की सप्लाई लाइन से अलग होने जाने की संख्या को बोलते हैं। तो 66 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा एक फेज भी संयोजित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ के प्राप्ति के छोर पर वोल्टेज प्रेरण छोर को वोल्टेज से अधिक हो जाता है, इस परिघटना को क्या बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो इसे बोलते हैं फेरेंटी प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए लोड हटाने पर किसी लंबे लाइन के प्राप्ति छोर पर वोल्टेज प्रेरण छोर के वोल्टेज से अधिक होता है, इसी घटना को बोलते हैं एडी करंट इफेक्ट्स भी बोलते हैं। अब एडी करंट इफेक्ट्स का सेकंड नाम होता है फेरेंटी प्रभाव, क्योंकि फेरेंटी नामक ने ही इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया था, क्लियर है। चलिए हेलिकल स्क्वायर्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी अच्छे से जवाब दे दिए। तो हेलिकल स्क्वायर्स का जो इस्तेमाल करते हैं बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। धातु रिश्तकारी में हानियाँ कम होती है और क्या होती है। हमेशा याद रखिएगा धातु रेक्टिफायर में हानि कम और दक्षता उच्च होती है, यानी हानि तो कम होती है लेकिन इसका एफिशिएंसी क्या होती है, उच्च होती है। तो याद रखें इन मेटल रेक्टिफायर द लॉसेस आर लेस बट एफिशिएंसी इज हाई। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए किसी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रण प्रचाल क्या होती है। तो हमेशा याद रखें किसी भी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रण जो प्रचाल होता है वो आई भी होता है। क्या होता है, आई भी होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंक्रोनस मोटर में बला घूर्णन यानी टॉर्क को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णक पोल्स और देखिए घूर्णक पोल्स और स्टेटस पोल्स के बीच के कोणीय विस्थापन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रेरण मोटर और प्रदायी वोल्टता में विकसित बलाघूर्ण का संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका, देखिए आप लोगों को पता होगा ये हमेशा V स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक कहा जाए तो आप लोग को मैं बताना चाहता T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य किसको सपोर्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स याद है इसका कार्य होता है सक्रिय कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में अंतर्वेशों का प्रयोग किया था। तो डीसी मशीनों में इंटरपोल्स का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम में करते हैं। तो याद रखिएगा डीसी मशीनों में इसको बोलते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल का जो प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत होती है। किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे ओम मीटर। तो ओम मीटर में आंतरिक शक्ति स्रोत होती है। क्या होती है, आंतरिक शक्ति स्रोत होती है। ओम मीटर 2 मुख्य भागों से बना होता है, एक होता है मापन उपयंत्र, एक होता है दृष्ट उपयंत्र। याद रखिए फ्रेंड्स सीरीज टाइप ओम मीटर में पूर्ण रूप से धारा की स्थिति में विक्षेप शून्य पर होता है, क्लियर है। चलिए और ओम मीटर का जो पैमाना होता है हमेशा आता है 0 से लेके कहाँ तक होता है। तो ऑलमोस्टली मैं बताया था 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन पैमाना समरूप नहीं होता। चलिए कैसा लगा आप लोग को एक सेट, ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कैसा लगा। चलिए ये इसको कहीं कंफ्यूजन होगा तो आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब सेट नंबर 6 स्टार्ट कर दिए। बस सेम आप लोग को रैपिड फायर की तरह मैं बताऊंगा ताकि आप लोग को और भी कंसेप्ट जानने को होगा। तो आप लोग हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल किट में नहीं पाया था। तो ऑप्शन लिख रहा है देखिए इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेस्ट लैप, स्क्रू ड्राइवर या वाइस। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें याद रखिए फ्रेंड वाइस होगा, वाइस में टूल किट में नहीं पाया था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दें, वाइस इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ चुका है गणित का क्वेश्चन। देखिए गणित का क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सॉरी। अगला
यदि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस समय लैंप में कितना कूलम प्रवाहित होगे। देखिए आप लोगों को क्या बोला, कूलम यानी क्यू निकालना। ऑलमोस्टली क्यू का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है, आई होता है। अब आई का वैल्यू देखिएगा, करंट 1 एम्पियर था, समय लिख रहा 100 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 100 कूलम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए, कंबल बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, कंबल बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्मूथरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। रोधन हेतु, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया, रोधन हेतु साधारणतया तथा प्रयुक्त पदार्थ क्या होती है। तो देखिए किसी को भी रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अंतर्भरित कागज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो मोटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए, एक सामान्य उत्तेजक के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन लाता है। तो ये हमेशा जो लाता है टॉर्क के कोण में लाता है, टॉर्क के कोण में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसीय कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सोल्डरिंग के लिए अनुशंसीय कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आप लोग का लैंप जोड़ होता है। क्या होता है, लैंप जोड़ होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। देखिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। तो देखिए उच्च करंट लैपिंग, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग समझा देता हूँ एक वर्ड्स में। देखिए ताकि आप लोग को मैं यहाँ पूरा बता दूँ। देखिए एक होता है फ्रेंड लैप वाइंडिंग, आप लोग पढ़ लिए होंगे पूरा का पूरा। देखिए लैप वाइंडिंग, यह वाइंडिंग की वह विधि है जिसमें सभी चालक आपस में समांतर क्रम में जुड़े थे। पहला याद रखें, इसमें सारे चालक किसमें क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। क्लियर है। और इसमें समांतर पथों की संख्या मशीन के कुल पथों की संख्या के बराबर होता है। आई थिंक बोले तो ए बराबर पी होता है, ए बराबर पी। अगर याद नहीं होता तो फ्रेंड देखिए इसमें नाम में ही काफी है, ए बराबर क्या लिख रहा है, पी। यहाँ से याद हो गया। इसके साथ साथ याद रखें, इसका उपयोग उच्च धारा यानी कि करंट हाई, देखिए उच्च धारा और निम्न वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज के लिए बेहतर माना था। यहाँ तक आप लोग को लैप समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ साथ इसका पिच वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, पूर्ण यानी पिच फैक्टर निकालना चाहते हैं ना, तो इसमें पूर्ण के लिए यानी एफ माइनस एफ बी कीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए उच्च मानिए। तो देखिए उच्च करंट रेटिंग वाले बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो गया। वेव वाइंडिंग निम्न करंट उच्च वोल्टेज जनरेटर के लिए बेहतर माना था, बिल्कुल ये भी सही है। तो देखा जाए तो आप लोग का दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। तो नौमा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक सही और दो सही, यानी कि दोनों सही हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए वेव वाइंडिंग के बारे में नहीं बताया, चलिए बता ही देता हूँ। अगर आप लोग वेव वाइंडिंग लिखते हैं, देखिए WAV वेव वाइंडिंग, सबसे पहले याद रखिएगा इस विधि में समांतर पथों की संख्या, देखिए ए यानी कि देखिए ए की संख्या आपके हमेशा 2 होगा। क्या होगा, ये 2 होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें, इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, याद रखें इसमें सभी चालक को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं उच्च वोल्टता के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं, उच्च वोल्टता के लिए करते हैं, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। और धारा की बातें करना चाहते हैं तो निम्न धारा के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबी एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध क्या होता है। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीबी एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंप को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी शक्ति परिपथ में जुड़े 3 श्रेणी लैंपों को नियंत्रित करने के लिए केवल और केवल एक स्विच की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक छेनी में एक तिरछी धार होती है जिसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, देखिए एक संयुक्त छेनी में एक तिरछी धार होती है जिसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। चलिए, एक डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट किसके बराबर होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे 1 बाइट बराबर, देखिए 1 बाइट, तो 1 बाइट के वैल्यू जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श वोल्टेज प्रवर्धक में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग शो कीजिएगा। इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में आदर्श वोल्टेजता प्रवर्धक में क्या संबंध होती है। तो याद रखिए इसमें उच्च निवेश और
निम्न निर्गम प्रतिबाधा होता है, यानी हाई इनपुट होती है, लो आउटपुट इम्पिडेंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को पहचानना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को चित्र के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये आप लोग का एक प्रकार का पीएनपी, देखिए आप लोग इस टाइप जाना नहीं है तो इसको बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर। वही अगर आप लोग का ये जो तिरका निशान अगर इस टाइप से आता है तो उसको बोलते हैं एनपीएन। चलिए अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में याद रखिए दो क्षेत्र पी के होते हैं, एक क्षेत्र एन के होते हैं। क्लियर है? इसमें कलेक्टर एवं बेस को ऋणात्मक तथा एमीटर को धनात्मक वॉइस भी दी जाती है। चलिए JFET को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। JFET का पूर्ण विस्तार अगर कीजिएगा तो जंक्शन फील्ड इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्लियर है? और ये एक प्रकार के एक ध्रुवीय होती है। क्या होती है? एक ध्रुवीय होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन में हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। चलिए पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर को परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एंचिंग प्रक्रिया द्वारा बनाता है, यानी एंचिंग प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। फिल्टर सर्किट में इंडक्शन का कार्य क्या होता है? ऑलमोस्टली आप लोग क्लिक कर दिए होंगे। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, फिल्टर सर्किट में इंडक्शन का कार्य क्या होता है? एसी को ब्लॉक कर रहा है। देखिए एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। इंडक्शन का कार्य क्या होता है? एसी को ब्लॉक करता है। देखिए आप लोग को ट्रिक्स में बताना, एक बात क्या था बी ना, तो हमेशा क्या करता है? ए को ब्लॉक करता है, यानी एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करता है? पास करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्रिक में बता दिया हूँ। कवच केबल के क्या लाभ होते हैं? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यह उच्चतम यांत्रिक प्रभाव को बनाए रखती है। तो हमेशा याद रखिए, यह उच्चतम यांत्रिक प्रभाव को बनाए रखती है। सीमर ट्रिगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीमर ट्रिगर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो ऑलमोस्टली इससे हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है, देखते हैं, ऑप्शन तो हो गए, अब कहाँ गए? हाँ, तो स्क्वायरिंग सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो स्क्वायरिंग सर्किट यानी ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलैरिटी क्या होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की ध्रुवता जो होती है गति की दिशा में आगे मुख्य पोल के समान होती है। तो गति की दिशा के आगे मुख्य पोल की दिशा के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो किसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो गया। विद्युत उपकरण को उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? तो देखो ऑप्शन, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए, केवल नंगे तार का साथ कार्य करना चाहिए, नंगे तार अन्य तार के साथ प्रयोग किए जाते हैं, नंगे तार पकड़ने चाहिए। तो नहीं, अब कौन सा सावधानी अपनानी चाहिए? तो कोई भी नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे, आप लोग के घर में भी जो सिंगल फेज जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट आता है। कितना आता है? 230 वोल्ट आता है। और इसका टॉलरेंस का जो वैल्यू होता है 6% या फिर 5% भी ले सकते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा, इसमें आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ट्स के होता है। क्या होती है? 50 हर्ट्स का होता है। इसके साथ साथ इसके लिए याद कीजिएगा, वितरण ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार के आउटपुट में एक फेज एवं न्यूट्रल से 230 वोल्ट की बिजली प्राप्त किया जाता है। और एसी में हमेशा रूट मीन यानी RMS से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? तो देखिए आप लोगों ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल विद हाई डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो ऑलमोस्टली ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो सबसे ज़्यादा होता है माइका पास होता है, माइका पास। क्लियर है? इसका कितना होता है मेरा? हाँ शायद 20 से 40 होता है, 20 से 40 kV पर mm के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया था। फर्स्ट है, सबसे पहले ELCB का फुल फॉर्म जानिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ऑलमोस्टली आप लोग क्लिक कर देंगे। ये लीकेज करंट को बचाता है। फुल फॉर्म में देखिए अर्थ लीकेज, तो अर्थ लीकेज यानी लीकेज को बचाता है ये। चलिए बस हो चुका है आप लोग का, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि डीसी मोटर में आर्मेचर 39 खांचे हैं अब 12 चालक प्रति खांचे है तो कुल चालकों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स याद है, कुल चालकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, जो आप लोग का खांचे है उसको प्रति चालक से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करिए तो 468 आएगा। कितना आएगा? 468, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ट्रांसफार्मर में उच्च दक्षता हेतु ताम्र हानि का मान लौह हानि के समान होना चाहिए। तो अधिकतम दक्षता के लिए यानी क्या करते हैं, अधिकतम दक्षता यानी कि देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ताम्र हानि और कोर हानि के बराबर होना चाहिए। यानी कि देखिए कॉपर लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस। ये इंपॉर्टेंट है, इफ भी क्वेश्चन मान लीजिए, हमेशा अधिकतम दक्षता के लिए क्या करते हैं, कॉपर लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस करते हैं। यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमेशा याद रखें 5000 से लेकर 10,000 के बीच में होना चाहिए। यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 5000 से लेकर लगभग 10,000 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टेबल फैन की गति को कैसे कंट्रोल किया सकता है? हमेशा याद रखें, किसी भी टेबल फैन की गति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके, यानी इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
एक एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति होती है। तो फ्रेंड्स एक एलसी परिपथ में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 1/2 पाई करते हैं, √LC करते हैं, LC करते हैं, ये होता है फार्मूला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जीना डायोड में उत्पन्न भंजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिए जीना डायोड में उत्पन्न भंजन प्रक्रिया को अवलांची प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवलांच प्रभाव। तो यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन सा द्विदिशात्मक युक्ति होती है? देखिए द्विदिशात्मक के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो देखिए ट्राइक एक प्रकार का द्विदिशात्मक है, बाकी देखिएगा सारे एक क्या है, ये एक दिशात्मक है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण किसके समानुपाती होती है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, डीसी शंट मोटर में जो होती है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए को सी को क्लिक कर देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है जनाब। तो 34 नंबर आप लोग क्वेश्चन ये रहा, देखिए लिक्विड टाइप HRC फ्यूज में कांच का ट्यूब किससे भरा होता है? तो याद रखिएगा लिक्विड टाइप यानी कि लिक्विड फाइव में कांच का जो ट्यूब होता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में लैंप के साथ सीरीज में चोक जुड़ा होता है। सॉरी इसका बोलेंगे ना तो लिक्विड HRC फ्यूज कांच में बेलनाकार खोखली नली का बना होता है। तो इसका 34 का राइट आंसर लिखिएगा। तो इसमें होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो लिक्विड टाइप HRC फ्यूज में कांच का एक ट्यूब किस में भरा होता है? तो CCl4 का होता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? देखिए फ्रेंड 1.2 रहेगा ना तो इसके लिए हम लोग याद आप लोगों को मैं करवाया था, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं निकल कैडमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकल कैडमियम बोलते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहता है जिंक सिल्वर का, तो जिंक सिल्वर का तो 1.86 वोल्ट होता है। और लीड एसिड की बातें करना चाहते हैं तो इसका 2 वोल्ट होता है। लिथियम आयन का बहुत ज़्यादा होता है यानी 2.95 से लेकर होता है लगभग 3 तक होता है। कैडमियम आयन का भी जस्ट मैं बता दिया। क्लियर? यानी 1.2 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक जुड़ा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में लैंप के साथ सीरीज में चोक जुड़ा होता है, लैंप के साथ सीरीज में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। भूसंपर्क तार के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त की जाती है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए होंगे काफ़ी अच्छे से। तो भूसंपर्क तार के लिए हम लोग ग्लेवनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं यानी कि जस्तीकृत लोहा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और इसे अर्थिंग तार भी कहते हैं। अगर अर्थिंग प्लेट GI की है तो इसमें याद रखिए फ्रेंड इसमें LI यानी कि देखिए इसके लिए जो प्लेट होता है सबसे पहले LI का जो प्रयोग करते हैं इसका प्लेट का, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 60 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। फिर लिखते हैं 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद हम लिखते हैं 6.35, याद रखिए 6.35 लिखते हैं। ठीक है? ग्लेवनाइट के लिए। वही कॉपर के लिए रखता है तो सेम लिखते हैं 60 × 60 करते हैं, केवल 6.35 के पे हाफ कर देते हैं यानी 3.15 का। ये क्वेश्चन पूछता है, ये कॉपर के लिए था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, लाइट कहाँ से चला है भाई, हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भूसंपर्क, ये मैं बता दिया, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है? तो देखिए आप लोगों को मैं बताया था इकाई लक्स होती है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रदीप्ति की इकाई जो होती है वह लक्स होती है। क्या होती है? लक्स होती है। क्लियर है? और 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखें किसी तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता का गुण होना अनिवार्य होता है। तो उच्च प्रतिरोधकता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए साथ साथ इसका गलनांक भी उच्च होनी चाहिए। देखिए रिएक्टिव शक्ति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब भी रिएक्टिव के बारे में बात करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले रिएक्टिव के लिए हम लोग कहते हैं VI sin थीटा। क्या लिखते हैं? VI sin थीटा। वही एक्टिव की बातें करना चाहते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो एक्टिव को बोलते हैं हम लोग सबसे पहले P से डिनोट करते हैं, इसे लिखते हैं VI cos थीटा। VI cos थीटा लिखते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लघु पारेषण पाइप पर फेज संबंधी त्रुटि के लिए किस प्रकार की रिले की प्राथमिकता देती है? तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं रिले के बारे में काफ़ी बढ़िया से बताया था। देखिए अगर आप लोग को शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए हो रहा तो शॉर्ट के लिए हमेशा जो प्रयोग करते हैं रिएक्टेंस रिले का प्रयोग करते हैं, सॉरी रिएक्टेंस रिले का प्रयोग करते हैं। तो 41 का हाँ तो ऑप्शन है सही, तो रिएक्टेंस टाइप यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो चुका, 42 नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है ये। NEMA का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए NEMA का पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएआर मीटरों का उपयोग 3 फेज परिपथों में केवीए में के घटक को मापने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, केवीएआर मीटरों का प्रयोग 3 फेज परिपथों में केवीए के वाटलेस घटक को मापने में करते हैं, यानी कि वाटलेस ऑलमोस्टली पढ़े हुए होंगे वाटलेस के लिए, क्लियर है। चलिए फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ में संश्लेषित तरल पदार्थ के समान होते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो याद रखिएगा, फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। कहाँ करते हैं? ट्रांसफार्मर में, क्लियर है। चलिए यह उच्च ताप पर स्थित होती है। देखिए डीसी मोशन में डीसी मशीन के किसके भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली मैं बताया था आर्मेचर में। हमेशा याद रखिए डीसी मशीन के आर्मेचर में सबसे अधिक एडी करंट का लॉस होता है। विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है, यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं और प्रकाश ऊर्जा से भी। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। किस प्रकार के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो देखिए किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? ऑप्शन लिख रहा केसिंग, बैटन, क्लिट या कंड्यूट। तो ऑलमोस्टली आप लोग यूज करते होंगे क्लिट। देखिए क्लिट को नहीं क्लिट कर दिए, साफ कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसके मदद के साथ एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित करती है? तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा स्लिप रिंग। क्या होगा? स्लिप रिंग। याद रखिए आंसर। किसकी मदद के साथ एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भाग से संचालित करती है? तो स्लिप रिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसी मोटर द्वारा दी गई धारा उसके टर्मिनल पर आरोपित स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा वोल्टेज होगा। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर हम लोग क्या करते हैं? तो आई बराबर लिखते हैं V/Z लिखते हैं, V/Z लिखते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा है? ये लिख रहा सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। तो देखिए सीसा अम्ल वाली बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का होता है। ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए इसमें जो वोल्ट होता है वह 2 EMF वोल्ट होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। तो याद रखिए संतुलित जोड़ में जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में धारा क्या होती है? हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? अगर संतुलित बोलेगा ना तो न्यूट्रल की धारा क्या होगी? हमेशा शून्य होगी। तो ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो 52 नंबर, एक ट्रांसफार्मर के लौह हानि को किसके योग के रूप में व्यक्त किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए एक ट्रांसफार्मर के लौह हानि को भंवर धारा हानि तथा हिस्टेरिसिस हानि के योग के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऑलमोस्टली करेंगे तो याद रखिए एडी करंट लॉस प्लस नहीं लिख रहा, तो ऐसे इस यूज कीजिएगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और इसके हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिए एक हिस्टेरिसिस लॉस करते हैं, एक हम लोग भंवर धारा हानि करते हैं। चलिए तो इसमें तो लिख ही रहा था शायद ऑप्शन में। तो देखिए एक तो हिस्टेरिसिस लॉस कर देंगे और एक एडी करंट, यानी 1 और 4 होगा, 1 and 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर है तो 1 और 4, जहाँ 1 और 5 होगा तो 1 और 5 होगा, ऑप्शन है तो 1 5 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से किसका मुख्य इलेक्ट्रोड होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में टंगस्टन को मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया था। किसको? टंगस्टन को। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अस्थायी विभक्त एकल कला संधारित मोटर में नहीं होता। तो इसके लिए याद रखिए अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता। क्या नहीं होता? अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है। स्टार डेल्टा मोटर में स्टार्टिंग करंट होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से। तो स्टार डेल्टा मोटर में स्टार्टिंग जो करंट होती है वो मूल करंट की लगभग 1/3 गुना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस क्वेश्चन है और क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड देखिए वोल्ट कितना लिख रहा है आप लोग के सामने? 10 वोल्ट लिख रहा। करंट अगर आप लोग देखिएगा तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, सॉरी यहाँ पे देखिए लेंथ है, ये ऑलमोस्टली लेंथ को हम लोग एल से लिख सकते हैं। तो लेंथ लिख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर लिखेंगे। आप लोग निकाले ई, तो ई का फॉर्मूला था V/L होता है, V/L लिखा। V का वैल्यू 10 लिख रहा, L का वैल्यू 10⁻² लिख रहा। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने 1000 आ जाएगा, यानी 1000 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
चलिए, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिए, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा 33 किलो वोल्ट होना चाहिए, 33 किलो वोल्ट होना चाहिए। दी गई आकृति को पहचानना। देखिए, जब भी इस टाइप से आप लोगों को कुंडली बोलेगा तो इसको लोग इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है, तो इंडक्शन नहीं अगर बोलते हैं तो ऑप्शन की मैं आप लोगों को दे रहा ना, तो ये जो आप लोग का लिख रहा है इसको लोग कॉइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉइल बोलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। हाँ, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्र क्या होते हैं? तो हमेशा याद रखें, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्र हमेशा एक रैखिक होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं के समान 3 बैंड का रंग पीला, बैंगनी तथा लाल है, उस प्रतिरोधक का ओम में कितना होगा? देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाया था, शायद अभी टाइम मिलता है बता देता हूँ। आप लोगों को एक मैं ट्रिक बोला था। सबसे पहले बीबी को याद कीजिए। बीबी रॉय बोलिए। बीबी रॉय वेरी गुड, सॉरी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हर वाइफ चाहती है उसके पास क्या हो? सोना और चांदी हो। बस यहाँ तक मैं याद करवाया था। अब याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड इसमें 3 रंग दिया। पहला लिख रहा है पीला, तो पीला यानी येलो को लिख लें। तो यहाँ पे कलर आप लोग 0 से लेकर 0 1 2 3 4, तो पीला के लिए क्या लिखेंगे? 4 से लिखेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आप लोग लिख रहा है बैगनी, तो देखिए आप लोग ये 5 हो गए, 6 हो गए, बैगनी वॉयलेट 7 होता है, तो 4 7 कर देंगे। फिर आप लोग का इसमें लिख रहा था लाल, तो लाल के लिए ये जा रहा है, तो यहाँ पे 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, यानी कि इसको गुना करेंगे 10 पर पावर 2 से। क्लियर है? और क्या बोला? बैगनी तथा लाल हो, तो अब 47 को 10 पर पावर 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 47 था इंटू 10 पर पावर 2 कर देंगे, तो ऑलमोस्टली इसको सॉल्व कीजिए। 47 कर देंगे 2 0, तो 47, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, भार का स्लिप ऑफ करने में स्पार्किंग होने का कारण किस परिपथ में भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण किस परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान होती है? तो देखिए, किसी भी परिपथ में भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने के लिए यह होता है कि उसका उच्च प्रेरक विद्यमान होती है। उच्च प्रेरक विद्यमान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए, विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके इतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है उसे जितना हो सके उतना तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को रिएक्टर कूलेंट कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। सॉरी, आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, सॉरी। क्या करूँ मैं, जो वीडियो जो फोटो भेजा ही गलत है, क्या करें, सॉरी। चलिए इसको देखते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो याद रखिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग नहीं होता है। याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी स्लिप रिंग नहीं होता, तो 0 क्लिक कर देंगे। क्लियर है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर दोनों ओर एंड रिंग में शॉर्ट सर्किटेड होता है। रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य किसको कम करना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य होता है उर्मी का, यानी कि रिपल फैक्टर को कम करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है। तो फ्रेंड मशीन की ध्रुवकों की गति ज्ञात करना है। देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी पूछेगा। तो देखिए, आप लोग को ऑलमोस्टली मैं बताया था। देखिए, पी का फार्मूला याद कीजिएगा। क्या लिखते हैं? 120 करेंगे इंटू फ्रीक्वेंसी बाय एनएस कीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए, 120 का दिए, फ्रीक्वेंसी आप लोग के सामने 50 हर्ट्ज लिख रहा, और एनएस का वैल्यू कितना लिखा था? 400 लिख रहा था, शायद 715 था, तो 715 लिख देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको सॉल्व किया तो 8.39 आएगा, तो ये लगभग अगर आप लोग का आएगा तो 8 के आएगा, तो यहाँ पे पोल की संख्या 8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज एसी आपूर्ति की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए एसी जो होती है 3 फेज के लिए वह 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। आर्मेचर की बाइंडिंग में इम्प्रेग्रेशन के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड इसमें हमेशा हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो बेकिंग वर्निश का। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहेंगे? तो हमेशा याद है कि जब डीसी जनरेटर को एसी मोटर द्वारा युग्मित करके पहुंचाए, इसको बोलते हैं मोटर जनरेटर। बोले क्या बोले? मोटर जनरेटर। आई थिंक इसका राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर के रूप में बोलेंगे। चलिए, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है जब? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में कब करते हैं? जब इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक सिंक्रोनस जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब, तो याद रखिएगा एक सिंक्रोनस मोटर में ऋणात्मक तभी होगा जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। जब लोड पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, तभी ये ऋणात्मक होता है। चलिए अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। लाइन परिपथ DOL से शुरू होने वाला 3 कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ में सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर गिनना चाहते हो तो इसके लिए हम कहते हैं बैकअप फ्यूज के द्वारा, बैकअप फ्यूज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वितरण खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर रिंग किसके बने होते हैं। और मोस्टली सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो हमेशा याद रखिए विद्युत वितरण खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटिंग रिंग जो होता है सिरेमिक के बने होते हैं, सिरेमिक का, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए डीसी जनरेटर में इनपुट की जो प्रकृति होती है वो यांत्रिक शक्ति होती है। क्या होती है, यांत्रिक शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब आप लोग इसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए आप लोग इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको जब भी स्टेप से रहेगा ना तो हम लोग इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो ऑलमोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे तो टोटल आर, यहाँ आर ले देंगे और टोटल कितना 3 है तो r/3 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो r/3 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये रहा आप लोग का राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो ये कैसा लगा, सॉरी थोड़ा सा आप लोग को एक पेज आप लोग को थोड़ा सा गलत यानी कि फोटो क्लिक कर दिया था, फिर भी मैं आप लोग को सारी चीज़ को बता दी हूँ। आंसर कहीं डॉट होगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब सेट नंबर 7 को स्टार्ट करो, जस्ट लाइक सेम रैपिड फायर के रूप में। देखिए इसमें भी जो फोटो क्लिक करके दिया है वो भी जस्ट लाइक सेम ही कर दिया। क्या करें, हम फोटो हम टाइम नहीं मिलता फ्रेंड, दूसरा लोगों को बोलते हैं गड़बड़ कर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले फ्रेंड देखिए डीसी मोटर के लिए गति के हम लोग सबसे पहले इसको ईबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईबी। तो ऑलमोस्टली ईबी का फार्मूला क्या लिखते हैं, देखिए एन लिखते हैं, तो एन लिखते हैं, पी लिखते हैं, फाई लिखते हैं, जेड लिखते हैं, बाई क्या लिखते हैं 60A लिखते हैं। ये फार्मूला लिखते होंगे आप लोग। क्लियर है। अब बोल रहा है ना इसकी गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर कीजिएगा ना तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एन का वैल्यू निकालते हैं। तो एन का वैल्यू निकालिएगा तो सबसे पहले ईबी करेंगे 60 करेंगे इंटू आर्मेचर, बाई क्या करेंगे पी करेंगे 5। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स का होगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। पोल एंड फ्लक्स दोनों का होगा लेकिन यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू मिलता है। क्लियर है। चलिए तो अतः डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। और याद रखिएगा गति जो होता है विद्युत वाहक बल, ध्रुव की गति, चालक की संख्या के समानुपाती होती है। क्या लिख रहा, देखिए प्रचालन में अनुपात एक वोल्टता का 20 वाट तथा 20 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध अनुपात होगा। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को फार्मूला में बताया था। देखिए सबसे पहले पी का फार्मूला यूज किए। पी का फार्मूला क्या होता है, V² क्या होता है, आर होता है। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग आर निकालेगा तो ऑलमोस्टली आर निकालेगा तो क्या लिखेगा V² पी लिखेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को दोनों के लिए निकाला, ये R1 हो गया तो R1 के लिए क्या करें ये लिख देंगे। उसी पर R2 भी कीजिएगा फ्रेंड, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा V² P2 कीजिएगा। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल अगर कीजिएगा ना तो आप लोग को यहाँ पे कीजिए तो P2/P1 होगा। क्या होगा P2/P1 होगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो P2 का वैल्यू 40 था और P1 का वैल्यू 20 था। तो रेशियो में लाएंगे तो 2:1 होगा। क्या होगा 2:1 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोगों को संख्या बोल रहा तो हम लोग जानते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ही होता है। क्या होता है, एन ही होता है। आप लोग को निकालना एन, तो ऑलमोस्टली एन के लिए क्या लिखिए Q/E कीजिएगा, Q/E कीजिएगा। तो देखिए इसी प्रकार एन, तो क्यू का वैल्यू ऑलमोस्टली देख सकते कितना था 1.6 लिख रहा था। क्लियर है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, देखिए क्यू देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर दिया। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले एन बराबर Q/, क्या लिखेगा तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं Q/E कर सकते हैं ना। अब Q बराबर क्या होता है IT होता है। क्या होता है IT, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिए। ऑलमोस्टली करंट का वैल्यू लिख रहा था 1.6 इंटू करंट धारा 1 लिख रहा था। अब E का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, करंट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। क्लियर है। ये कैंसिल हो गया तो 10⁻- में तो ऊपर जाए तो प्लस में हो जाए तो 10 केवल 19 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर स्क्वायर का प्रतिरोध किसके उपयोग करके मापा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स आर्मेचर स्क्वायर का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापते हैं। तो देखिए आमीटर, केल्विन ब्रिज, हाइड्रोमीटर या वोल्टमीटर। तो देखिए आमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा के लिए केल्विन ब्रिज। तो हमेशा याद रखिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं आर्मेचर कॉइल का, यानी कि लो प्रतिरोध के लिए भी करते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए
लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर क्या होते हैं? हमेशा याद रखें फ्रेंड, लोकोमोटिव में डीसी मोटर का प्रयोग किया था। तो डीसी मोटर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें डीसी मोटर है, नहीं लिख रहा, तो डीसी शंट मोटर भी नहीं लिख सकते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग को बी और डी, यानी कि श्रेणी बी और डी का प्रयोग हम लोग कभी पानी के लिए नहीं करते हैं। और मोस्टली आप लोगों को मैं भी बताया था, इसमें लिक्विड होता है, डी में क्या होता है, मेटल होता है। क्लियर है? चलिए, तुल्यकालीन मोटर में उपकेंद्र को अभिग्राही सिरे पर किसके के लिए लगाया था? तो हमेशा याद रखिएगा ये देखिए, शक्ति गुणांक में सुधार के लिए भी किया था, और उपकेंद्र वोल्टता में स्थिरता के लिए भी करते हैं। मैं जान रहा हूँ आप लोगों को अंदर से प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि ये पूरा वीडियो अच्छा से नहीं किया क्लिक। एक स्क्वायरल में बाहर आने वाले सिरों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक कुंडली से बाहर आने वाले सिरों को कुंडली लिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर के लिड्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? तो याद रखिएगा, केवल रास्प कट फाइल जो होते हैं वह केवल अर्धगोलाकार में स्थित होती है। किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के लिए पूरे चक्र के लिए आउटपुट धारा प्रवाहित करती है? तो इसके लिए राइट आंसर देखा जाए तो देखिए आप लोगों को क्या बोला इसके लिए शक्ति के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे, श्रेणी ए होता है। ओम का नियम लागू किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ओम का नियम जो है प्रतिरोध पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? प्रतिरोध पर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में से एक इन्वर्टर क्या होता है? ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था इन्वर्टर क्या होता है, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में इनपुट व आउटपुट के बीच 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीरीज वाइंडिंग में आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, फिर शंट वाइंडिंग को संयोजन के समांतर में रखा जाता है, तो इस तरह का संयोजन एक जनित्र का निर्माण करेगा। तो ये जो निर्माण करेगा ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अच्छा फोटो। हाँ चलिए, लैंप में सामान्यतः 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं। तो याद रखिएगा, सामान्यतः 0 से 25 वाट के बीच शक्ति वाले लैंप निर्वात भरा हुआ होता है। तो निर्वात भरा यानी कि वैक्यूम लैंप बोलते हैं इसको। वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि 3 पोल वाला एमसीबी ऑप्शन नंबर ए को दर्शा रहा। बैंड पास फिल्टर वह है जो, तो फ्रेंड्स याद रखिए, बैंड पास फिल्टर वह है जो 2 आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत को भेजता है, जो 2 आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत को भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं की जा सकती है? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं शीशा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल पर इस प्रकार लगाया जाता है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, तो आवृत्ति यदि दुगनी हो जाए तो प्रतिघात क्या होगी? सबसे पहले इसको अगर बनाएगा तो साफ हाफ कर दीजिएगा, यानी 5 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीटीओ की धारा में कोटिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स याद रखें, जीटीओ की लेचिंग धारा मिली एम्पियर की कोटिंग में होती है, मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो हमेशा याद रखें, केबल में इंटरशीथ का प्रयोग जो करते हैं उचित तनाव वितरण के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आप लोग भी, जो 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो 21 लिख रहा है ये, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? तो ये मैं आज सुबह भी बताया था बहुत से डिटेल से, तो इसके लिए कहते हैं मुंह से मुंह वाला विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, एक बाइनरी अंकीय प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो फ्रेंड्स बाइनरी में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होता है, यानी कि टोटल। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक विद्युत चालित स्त्री में कुंडली से बेस की प्लेट पर उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन, तो चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चालन विधि। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति क्या होता है? तो ऑलमोस्टली में बताया था 30 से 50 kV पर mm के बीच में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, तो 24 का राइट आंसर, सॉरी ये 30 नहीं बल्कि 20 से 40 के बीच में होती है। 30 तो ट्रांसफार्मर के लिए लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाले परिपथ वियोजक होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए उपयोग करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सर्विस नहीं किए जाने वाले परिपथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या रहा। किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों में उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण के कारण किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रेलवे में देखिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों में उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण के कारण किया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं? श्रेणी मोटर का।
किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है, यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा क्या होगी। देखिए काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को मैं बताया था के का फार्मूला आगे लिखे थे। के का फार्मूला अगर लिखते हैं तो हमेशा करेंगे N1/N2 करते हैं। देखिए N1/N2 किए हैं तो यहाँ पे करंट को अपोजिट करते हैं, N2/N1 कर देंगे, I1 करेंगे। क्लियर है, I2/I1। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑलमोस्टली देख सकते हैं इसमें फेरा का अनुपात 100 लिख रहा था, मैं फेरा लिख दिया हूँ। आप लोग को I2 निकालना था तो I2 लिख दिए, बाय I1 का वैल्यू कितना लिख रहा था, 100 लिख रहा था। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 को यानी टोटल कितना जीरो आ जाएगा, 2 2 4 यानी कि 4 जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है। तो देखिए 3 टर्मिनल बोल रहे हैं तो FET एक प्रकार का 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है। चलिए FET का फुल फॉर्म याद रखें, फील्ड इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर है। चलिए और भी अच्छा सा अगर आप लोगों को जानना है फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैं काफ़ी डिटेल से बताया हूँ। चलिए बहुत सारे ऑपरेशन भी मैं किया हूँ। यूनिवर्सल मोटर की गति निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रण द्वारा करते हैं, तो हमेशा याद रखिए यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण फेज कोण के द्वारा यानी फेज एंगल कंट्रोल की विधि के द्वारा हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं। तो फेज एंगल कंट्रोल यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। एक अर्थ तरंग डिस्टकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो डिस्क्रीट तरंग की औसत वोल्टेज क्या होगी। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग को एवरेज निकालने बोलता है तो आप लोगों को मैं बताता है, सबसे पहले कीजिएगा ई मैक्सिमम, क्या कीजिएगा ई मैक्सिमम कर दीजिएगा बाय पाई कीजिएगा। अब देखिए ई मैक्सिमम का वैल्यू देखिए तो 20 दिया था, अब आप लोग को पाई से डिवाइड करना, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। अगर आप लोग इससे कीजिएगा तो 3.6 वोल्ट आएगा। क्लियर है, तो 6.36 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होता है जब, तो हमेशा याद रखिएगा फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम उस समय होता है जब लघु अग्र बायस में मौजूद होता है, यानी जब लघु अग्र बायस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक ट्रॉयक क्या होती है, ऑलमोस्टली मैं हमेशा डिस्कस किया था, तो ट्रॉयक प्रति समांतर से जुड़े 2 SCR के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले ये समांतर में जुड़े 2 SCR के बराबर होते हैं। देखिए एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है, तो हमेशा याद रखें फ्रेंड, एक ऐसा उपकरण जिसको इलेक्ट्रिक को जोड़ने और तोड़ने के लिए पूरा करते हैं उसे स्विच कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उच्च वोल्टेज HRC कॉल्टेज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है, तो याद रखिएगा इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं 132 kV तक, यानी 132 kV तक। याद रखिएगा इस प्रकार के फ्यूज अधिक करंट को नियंत्रित करते हैं, यानी कि HRC का, और कुछ अधिक करंट को भी सहन कर सकते हैं। इसका उपयोग 132 kV तक किया जाता है। लैपटॉप बैटरी पैक करने के लिए, पैक बनाने के लिए किस प्रकार का सेल का उपयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिए लैपटॉप के लिए हम लोग यूज करते हैं वह लिथियम आयन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो लाइटिंग होने पर अच्छी चमक होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर होगा समान और पर्याप्त होना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड एडजस्टेंटेड भू उपकरण को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, इसके लिए हम लोग लीकेज करंट को यूज करते हैं, जिससे ELCB प्रयोग करते हैं। एक प्रतिवर्तक वोल्टेज V बराबर लिख रहा 50 sin 100t, तो इसके आयाम और आवृत्ति के मान होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें देखिए आप लोगों को बोला सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालने बोल रहा, क्लियर है, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ये आप लोग को जो वैल्यू लिख रहा है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड हो गया, यानी ए का वैल्यू देखिएगा तो 50 हो गया, क्या हो गया 50 वोल्ट हो गया। क्लियर है, अब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए W का फॉर्मूला ओमेगा का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं 2FT लिखते हैं, तो ये TT आप लोग सॉरी यहाँ T अगर लिखते हैं TT कैंसिल हो गया। ओमेगा का वैल्यू लिख रहा है 100, तो 100 लिख देंगे 2, पाई का वैल्यू होगा 3.14 यूज करते हैं, अब बराबर F करेंगे। देखिए यानी इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बीच बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले 100 था, मैं 100 कर दिया हूँ, 2 पाई करना, 2 पाई का वैल्यू मैं 3.14 कर दिया इंटू F कीजिएगा। अब देखिए ये मैं हटा दिया, माइनस कट गया, तो अब देखिए अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम एक काम करते हैं ना, सिंपल है में देखिए यहाँ पे गुना किया तो यहाँ टोटल 4 जीरो आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पे सॉल्व किया तो टोटल आएगा 628 आ गया, 628 F आएगा। अब अगर F को सॉल्व करना है तो आप लोग को F निकालना ना, तो यानी 628 को भागा दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा F निकालना था, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले 10,000 आ गया था, 10,000 आ गया था, एक और जीरो था। अब यहाँ से 628 को भागा दीजिएगा, तो ऑलमोस्टली भाग दीजिएगा तो 15.9 हर्ट्स आएगा, 15.9 हर्ट्स। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा।
पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए, पावर ट्रांसफार्मर में टावर का कार्य होता है सक्रिय कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने का सपोर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, ज्यावक्रीय तरंग का रूप गुणांक क्या होता है? ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आएगा। तो हमेशा याद रखिए, ज्यावक्रीय तरंग का रूप गुणांक जो होता है वह 1.1 होता है। क्या होता है? 1.11 होता है। क्लियर है? याद रखिएगा आप लोग। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु विधि का उपयोग किस विधि के प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें, व्हीटस्टोन सेतु विधि का प्रयोग जो हम लोग करते हैं मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। देखिए, ये विधि से आप लोगों ने रिवीजन बहुत ही फास्ट रैपिड फायर के रूप में कर सकते हैं। अब आप लोग का केवल रिवीजन का टाइम आ गया। आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? और मोस्टली मैं आप लोगों को बताया था, आवासीय भवनों में हम लोग जिस वायरिंग का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं लकड़ी के केसिंग केपिंग वायरिंग का, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। स्विचों को एसओ सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखें, इसको हम लिखेंगे कंट्रोलिंग। क्या लिखेंगे? कंट्रोलिंग के रूप में। चलिए, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। बस शायद खराब आ जाएगा वीडियो, देखते हैं। हाँ, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ऑलमोस्ट फ्रेंड याद रखिए, विद्युत ऊर्जा जो होती है आप लोग का ध्वनि ऊर्जा में प्रभावित होती है। चलिए, बीएच वक्र में एच क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए, बीएच वक्र में एच जो होता है वो आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर चलना शुरू हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? फायर प्लांट बोलते हैं। और याद रखिएगा, फायर पॉइंट या फिर फ्लैश बिंदु, फ्लाई प्लांट, हाँ सॉरी, इसको फायर पॉइंट ही बोलते हैं। ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू होता है उसे आग बिंदु या फिर फायर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है? और एक होता है फ्लैश बिंदु। देखिए, फ्लैश बिंदु के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, फ्लैश बिंदु जिस तापमान पर ट्रांसफार्मर तेल वाष्पशील हो जाता है उसे बोलते हैं फ्लैश बिंदु। और इसका जो होता है 140 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? और ट्रांसफार्मर का जो परावैद्युतिक समाधि होता है वह 30 kV पर mm होती है। देखिए, मैं अभी ऑपरेशन से बच रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा करने लगूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन से वायर अनावृत रखा जाता है जो उपकरण में फ्रेम में जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ग्राउंड वायर। क्या होता है ये? ग्राउंड वायर। हमेशा याद रखिए, ग्राउंड वायर इंडस्ट्रियल वायरिंग में हमेशा उपकरण में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालीन गति से चलते हैं, क्योंकि? तो फ्रेंड्स याद रखें, सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालीन गति से चलते हैं क्योंकि स्टेटर और रोटर फील्ड के मध्य अंतर्ग्रस्त यानी इंटरलॉकिंग होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि जो होती है वह भार रहित परीक्षण द्वारा होते हैं। भार रहित परीक्षण यानी नो लोड टेस्ट के द्वारा होती है। जब एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से प्रवाहित और आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो फ्रेंड इसके लिए याद रखें, यह बकलिंग होता है। क्या होता है? बकलिंग करता है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित करते हैं तो बकलिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कनेक्शन उपलब्ध नहीं होती है। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें 3 फेज में ना न्यूट्रल उपलब्ध किस में नहीं होती है? तो डेल्टा कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है, बाकी स्टार में उपलब्ध होती है। तो अगर ऑप्शन होगा तो डेल्टा मार दीजिएगा। ऑप्शन, हाँ देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? डेल्टा। तो हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन में आप लोग का न्यूट्रल तार नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं जो कॉमन एलिमेंटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है? तो देखिए, एक से अधिक बोल रहा ना, एक से अधिक बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे। मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये तो नाम में ही स्पष्ट है ये। चलिए, प्रदीपन इंजीनियरिंग का प्रवर्तक कारक को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग यूज करते हैं परिवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात से। चलिए, छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होती है? तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग यूज करते हैं घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, यानी राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रम में फेज में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, क्या बोल रहा है? जिस क्रम में फेज में वोल्टेज अधिकतम धनात्मक मान में पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, अधिकतम में जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे फेज अनुक्रम। क्लियर है? चलिए, कौन से युक्ति भूदोष में सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है? तो भूमि के लिए तो ऑलमोस्टली में ELCB करेंगे, नहीं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। किसी बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है तो ऑलमोस्टली इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। चलिए, अब 58 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही खराब लग रहा है ये, क्या बताएं इसमें हम, बताइए आप ही लोग।
चलिए देखते हैं आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार की होनी चाहिए। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं हमेशा ड्रॉपिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ड्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध के प्रति होने वाली परिवर्तन होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रतिरोध के तापमान में परिवर्तन करने वाली प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में सहसंयोजक बंधन तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, सिलिकॉन को एनर्जी बैंड गैप में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। वही जर्मेनियम की बात करना चाहते हैं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डीसी वोल्टेज स्रोत में संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक जैसा व्यवहार करती है। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लघुपतित परिपथ में। याद रखिएगा डीसी वोल्टेज स्रोत में संयोजित शुद्ध प्रतिरोधक स्थिर अवस्था में व्यवहार करती है। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन क्या होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन हवा की गति के घन के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें आप लोग को धारा का मान ज्ञात करना है। ऑलमोस्टली फ्रेंड इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इन वाला देखेंगे तो ये देखिए 3 आ रहा, फिर देखिए इन वाला में 2 आ रहा, फिर इन वाला देखेंगे तो आप लोग के सामने 10 भी आ रहा, फिर अगर इन वाला में देखेंगे अब देखिए माइनस में जा रहा, तो 4 आप लोग का जा रहा, फिर 5 जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 करेंगे, फिर +2 इलेक्ट्रॉन आ रहा, एम्पियर आ रहा, फिर 10 भी आ रहा था। क्लियर है। अब बाहर जाने वाला को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले बाहर कौन कौन जा रहा था, 10 नहीं था यार, 10 नहीं था बल्कि 4 था। तो 4 को और यहाँ पे क्या था, एक और 15 था, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 10 2 12, 12 3 15, 10 2 12, 12 3 15, यहाँ पे 15 4 19, क्या बता रहा भाई। देखिए इसमें आप लोग को इंक्रीज करना है। देखिए सबसे पहले 3A कर देंगे, फिर क्या लिखिएगा 2A कर दीजिएगा। अरे भाई ये मत करो। देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 भी आ रहा तो 10 को 8 कर देंगे, माइनस कर दे 4 जा रहा, फिर आप लोग को I5 निकालिए, सिंपल वे में I5 निकालिएगा ना तो यहाँ से 11 एम्पियर आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, तो 11 एम्पियर होगा। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड्स, हम जान रहे हैं आप लोगों के साथ परेशानी, फिर भी क्या करें, आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। केबल में विद्युत रोधक पदार्थ में अति अवरोधन उच्च प्रावैधिक शक्ति के लिए निम्न विद्युतशीलता का गुण होना चाहिए। तो निम्न विद्युतशीलता, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा इंडक्टर का कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था। चलिए नेक्स्ट है सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधों का अधिकतम कार्यकारी तापमान क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस। साधारण पोज देखिए आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। देखिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ पहली बार। देखिए सबसे पहले बोलिए वाई ए ई, ठीक है, वाई ए ई, फिर आप लोग बोलिए BF, यानी ये बी एफ है चालू, इस टाइप से याद कर सकते हैं। इसमें हम लोग 90 लेते हैं, उसके बाद लेते हैं 90 में से 15 जोड़िए, 105 लेंगे, फिर 120 लेंगे, फिर 10 जोड़िए यानी 130 लेंगे, फिर 25 जोड़िए यानी 155 जोड़ेंगे, फिर क्या लेंगे 180, फिर 180 से पहले। इस प्रकार होता है। क्लियर है। चलिए साधारण पोल्स 11 के भी HT लगे सिरों परिचालक के ग्रहण पर कौन से प्रकार का विद्युत रोधी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं करते हैं। तो देखिए लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ग्रैमे रेक वाइंडिंग या वेब। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी का सी को क्लिक कर देंगे। परिवर्तक में एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मोटर जनरेटर सेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किस प्रकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा याद रखिए 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टिव करने के लिए। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में क्या लिख रहा है ये। तो बहुत ही खराब वीडियो इसमें किया यार ये, देखते हैं। हाँ बेकार कर दिया इसमें पूरा। हाँ देखते हैं, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज को आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित करते हैं। तो फ्रेंड इससे बोलते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर घूर्णी स्टैट चुंबकीय प्रवाह की दिशा में चलता है। तो इसके लिए राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, लेंज नियम।
लघु संचालन लाइन में फेज फॉल्ट के लिए टाइप रिले की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड इसमें हमेशा याद कीजिएगा, इसमें हम लोग प्रतिघात टाइप के लिए करते हैं, प्रतिघात टाइप के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑलमोस्टली आप लोग क्लिक कर दिए होंगे। तो याद रखिए डीसी जनरेटर जो कार्य करता है वो फैराडे के चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करती है। एक तप्त ताप आमीटर के निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो पहला, मापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग किया तो ऑलमोस्टली सही है। प्रक्षेप धारा के वर्ग के अनुमानित हो तो बिल्कुल सही है। धारा के आरएमएस माप का मापन होता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी कर दीजिए आमीटर के लिए। तो ये रहा 75 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 75 गुना 3 कर लीजिए। जो आ रहा आप लोगों को मैं इतना बता दिया। क्लियर है? चलिए अब ये सेट को मैं सोच रहा हूँ पूरे का पूरे ऑपरेशन के वे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 8 में आ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा ऑपरेशन कर दूंगा, क्योंकि ऑपरेशन बिना मैं, चलिए देखिए क्वेश्चन लिख रहा पहला, एक डीसी मोटर, देखिए सेट नंबर 8 में आ गया। एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त विभव का अधिकतम होगा। देखिए फ्रेंड क्या लिख रहा है, एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिकी शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त विभव का अनुपात होता है। तो देखिए हम लोग ऑलमोस्टली पढ़े हैं, देखिए इसका फार्मूला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाय 2 करते हैं। तो हम लोग के बैक ईएमएफ का वैल्यू लिखेंगे, ये आप लोग को V से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से किया तो 1/2 आ रहा। 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5 आएगा। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी सी है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर है? तो डीसी मोटर की अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए क्या होता है, तो याद रखिएगा 0.5 होगा। क्लियर है? और एक डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें मैं ऑपरेशन कर दूंगा ताकि आप लोग जो भी पढ़ें लास्ट में पूरा क्लियर कर दें। एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटाकर आधा हो जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इसको आप लोग बनाइएगा तो फ्रेंड इससे अगर आप लोग बनाइए तो 4R आ जाएगा। क्या आएगा? 4R। इसको मैं पिछले वीडियो में बनाया था इसलिए मैं स्किप कर दिया उसको। किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है? देखिए किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल वोल्टता का विरोध करता है? तो फ्रेंड्स याद रखें जब भी विरोध की बात करना चाहते हैं तो हम लोग लेंज के नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो लेंज के नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं, वोल्टता का विरोध करता है। इसके लिए फार्मूला लिखिएगा तो ई बराबर लिखते हैं एन लिखते हैं, यहाँ पे d∅/dt करते हैं। इस फार्मूला को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम कर सकता है? देखिए आप लोग को इसको बनाने के लिए होगा, सबसे पहले ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। क्या होता है? V बराबर W/Q होता है। आप लोग को W निकालना है तो W के लिए क्या कीजिए, V × Q कीजिएगा। अब देखिए इसी फार्मूला को यूज करेंगे, W बराबर क्या कीजिए, V × Q। V का वैल्यू देखेंगे 12 वोल्ट आ रहा, Q का वैल्यू 2 आ रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वोल्ट आएगा, 24 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए जब किसी विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड पर एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स याद रखिएगा किसी विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड पर एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर करते हैं कहते हैं। क्लियर है? किसी विद्युत मोटर में रोटर एवं स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए रोटर एवं स्टेटर फील्ड को एक साथ लॉक करने के लिए अलग से रोटर फील्ड में डीसी सप्लाई किया जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे याद रखिए सिंक्रोनस जो स्पीड होता है, हो जाना भाई था, सिंक्रोनस स्पीड का एक फार्मूला होता है, इसके लिए यूज करते हैं 120F/P करते हैं। क्लियर है? याद रखिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है। याद रखिए सिंक्रोनस जो मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? इसे स्टार्ट करने के लिए पोनी मोटर, डेम्पर वाइंडिंग आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 230 वोल्ट के एसी प्रदाब से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? हमेशा याद रखें फ्रेंड, यदि एक डीसी मोटर सीरीज के 230 वोल्ट एसी में सप्लाई में जोड़ दिया है तो निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेंगे। निम्न दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, डी को क्लिक कर देंगे। चलिए लैप वाइंडिंग उच्च करंट वाली डीसी करंट जनरेटर से बेहतर मानिए। देखिए फ्रेंड अभी मैं जस्ट आप लोगों को बताया था, देखिए लैप वाइंडिंग के बारे में आप लोग जानिए। देखिए लैप वाइंडिंग होता क्या, इससे आप लोग के पेपर में आएगा। देखिए लैप वाइंडिंग यह वाइंडिंग की विधि है जिसमें सभी चालक आपस में सबसे पहले याद रखें समांतर क्रम में जुड़ी होती है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको याद, इसमें सभी सारी जो होता है समांतर क्रम में जुड़ी होती है। इसमें समांतर पथों की संख्या मशीनों के कुल ध्रुवों की संख्या के बराबर होता है, यानी देखा जाए तो ए बराबर जो होता है आप लोग का पी होता है। क्लियर है? इसका साथ साथ याद रखें इसका जो उपयोग करते हैं
इसका उपयोग उच्च धारा यानी कि करंट जो होता है इसमें हाई यूज करते हैं। करंट उच्च धारा के लिए प्रयोग करते हैं। अनिम्न वोल्टा यानी कि निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। L4 याद के लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इसमें करंट धारा अधिक होता है। ये होता है आप लोग का लैप वाइंडिंग में। वही वेव वाइंडिंग की बातें करना चाहते हैं तो वेव में जस्ट लाइक आप लोग को अपोजिट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं श्रेणी के लिए करते हैं और इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। क्लियर है, और इसका जो प्रयोग करते हैं देखिए इसमें वोल्टेज क्या होगा तो देखिए V है ना, तो इसमें वोल्टेज अधिक होता है। देखिए एक ट्रिक से याद कीजिए, देखिए मैं सारे के सारे बताएं। अगर बोले आर्मेचर की संख्या तो देखिए आर्मेचर आप लोग का सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड याद करिए। फिर क्या वोल्टेज, तो वोल्टेज इसमें अधिक होता है, यानी इसमें वोल्टेज अधिक होता है। तो वोल्टेज जब अधिक होता है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए V इसमें, तो V से आप लोग याद रखिए अधिक होता है। क्लियर है, चलिए तो इसमें देखिएगा दिख रहा क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर से बेहतर मानी जाती है। ऑलमोस्टली में बता दिया था। लैप वाइंडिंग में देखिए करंट क्या होता है, अधिक होती है। क्या होता है, करंट अधिक होती है। और वेव वाइंडिंग में करंट क्या होता है, लो होती है। ये मैं आप लोग बताया था। और वेव वाइंडिंग में आप लोग भी आता है, तो भी क्या होता है, अधिक होता है। इसमें भी क्या होता है, कम होता है। एल से लो याद कर लीजिए। क्लियर है, तो पहला आप लोग का सही है। वही बातें करना चाहते हैं सेकेंड ऑप्शन का, तो सेकेंड ऑप्शन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है। वेव वाइंडिंग निम्न करंट, यानी देखिए वेव वाइंडिंग यानी कि निम्न करंट, ऑलमोस्टली सही बता रहा है। वेव वाइंडिंग निम्न करंट और उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माने, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों सही हो गया। रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर लगी आग के लिए अग्निशामक माध्यम के रूप में प्रयोग किया दिया। तो फ्रेंड देखिए, जब भी रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर किसके लिए अग्निशामक के लिए प्रयोग करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर बिजली से लगी आग के लिए अग्निशामक माध्यम के रूप में प्रयोग किया था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स याद रखिएगा एलपीजी के कारण लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, और पेट्रोल डीजल में लगी आग जो आता है आप लोगों को श्रेणी बी में आता है, और जिसको बुझाने के लिए CO2 या फिर फोम टाइप अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रतिशत हानि क्या होती है। देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रतिशत हानि जो होती है वो फ्रेंड्स हमेशा 0 होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक ट्रांसफार्मर एक आदर्श, देखिए यहाँ पे आदर्श हो रहा है यहाँ, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रतिशत जो हानि होती है वह 0% होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि फ्रेंड्स आदर्श ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार का हानि यानी कि ना तो कॉपर लॉस होती है, ताम्र या कोर लॉस नहीं होती। क्लियर है, और इसके साथ साथ आप लोग को एक पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है, यानी वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, यानी आर का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। ये भी आर का प्रतिरोध भी 0 होता है। इसके साथ साथ इसका लीकेज फ्लक्स भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, और इसमें याद कीजिए क्रोड का पारगम्यता अनंत होती है। क्लियर है, और इसमें इनपुट बराबर आउटपुट होती है, और ये एक प्रकार का काल्पनिक ट्रांसफार्मर होती है। देखिए एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर का को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायसित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिए इसमें एक्टिव रीजन के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, एक्टिव रीजन के लिए होना चाहिए। क्लियर है, चलिए निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है। ऑप्शन लिख रहा है एल्युमिनियम, तांबा, सीसा या टीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बातें करना चाहता हूँ तांबा का। तांबा का जो गलनांक होता है 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। वही एल्युमिनियम की बातें करना चाहते हैं तो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। वही बातें करना चाहता है सीसा का तो 327 से 28 के बीच में होता है, और टीन का होता है 232। और आप लोग बताइए सबसे अधिक किसका है, तो तांबा का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और तांबा का उपयोग चालक तार के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। शक्ति मॉसफेट एक है। तो फ्रेंड्स याद रखिए शक्ति मॉसफेट जो एक प्रकार का ध्रुवीय वोल्टता नियंत्रित 3 टर्मिनल युक्ति होता है। इसका पूरा नाम अगर बोलेंगे तो मॉसफेट का देखिए M4 क्या होगा, ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं M4 होता है मेटल। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ M4 होता है मेटल। देखिए मैं लिख देता हूँ M4 होता है मेटल, O4 होता है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और S4 लिखिएगा सेमी, मेटल ऑक्साइड सेमी, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस होता है, वोल्टेज नियंत्रित डिवाइडर होता है। क्लियर है, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति या आवृत्तियों के लिए एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसके लिए हम लोग करते हैं ट्यून्ड एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने पर विद्युत हीटर का इनपुट शक्ति क्या होगा। देखिए आप लोग का इनपुट शक्ति बोरा, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग को क्या निकालना, विद्युत शक्ति बोरा। तो याद रखिएगा पी का जो फार्मूला लिखते हैं VI लिखते हैं। क्या लिखते हैं, VI। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू देखिए 230 लिख रहा है और आई का वैल्यू 10 है, और मोस्टली गुना कीजिए तो 2300 आ जाएगा, यानी कि 2300 वाट आ जाएगा, 2300 वाट आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
चलिए, पीसीबी की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं उसे किस क्रम में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद है कि पीसीबी की घटक साइड पर घटक लगे होते हैं, यानी साइड घटक पे लगे होते हैं, यानी कि पीसीबी की घटक जो होता है ना, पीसीबी की साइड किस घटक, तो यानी पीसीबी जो होता है घटक साइड पे लगे होते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं पीसीबी का, तो फिर सबसे पहले जाने जाए पी का। तो फ्रेंड्स पी का फुल होता है प्रिंटेड, क्या होता है? पी फॉर होता है प्रिंटेड होता है, सी फॉर होता है सर्किट, देखिए पी फॉर प्रिंटेड सर्किट, CIRCUT सर्किट, बी फॉर होता है बोर्ड, ये होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्लियर है? यह एक प्रकार का यांत्रिक आधार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर में टीन और शीशा का प्रतिशत क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए सॉफ्ट सोल्डर, देखिए यहाँ पे सॉफ्ट सोल्डर लिख रहा है ना कि मृदु। तो सॉफ्ट सोल्डर में शीशा और टीन और शीशा का जो मिश्रण होता है, टीन की मात्रा 60% होता है और शीशा की मात्रा 40% होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं हाई पास। क्या बोलते हैं? हाई पास, नाम ही हाई पास, क्या बोलेंगे? हाई पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए पैसिव के लिए बातें करना, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले लोग पैसिव कहते किसे हैं? तो ऐसा अवयव यानी ऐसा पदार्थ जो स्रोत से शक्ति को अवशोषित या नष्ट करता है, यानी जो किसी भी स्रोत से यानी किसी जगह से आप लोग करंट को प्राप्त कर रहे हैं उसको वो नष्ट कर रहा, तो उससे बोलते हैं पैसिव इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए ट्रिक याद कीजिए LCR, यानी L फॉर होता है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीनों होते हैं पैसिव होते हैं। क्लियर है? बाकी बातें करना चाहते हैं, देखिए FET यानी FET के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके साथ साथ SCR के बारे में बात करना चाहते हैं, BJT, ये सारे एक प्रकार का क्या होते हैं, या फिर यहाँ पे बोला ना कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा साधन है ये, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये सारे जो होते हैं FET SCR ये सब भी आप लोग का एक्टिव ही होता है। क्लियर है? लेकिन एयर कोर इंडक्टर आप लोग का क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए और याद रखिएगा, देखिए एक्टिव के लिए मैं बहुत सारा बता दिया हूँ। देखिए सबसे पहले एक्टिव के लिए बातें करना चाहता था। देखिए एक्टिव के लिए आप लोग याद कीजिए FET, क्या याद कीजिए? FET बोलेंगे, फिर SCR भी बोलेंगे, SCR बोलेंगे, BJT बोलेंगे, BJT यूज करेंगे। और पैसिव के लिए यानी पैसिव के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले LCR यूज करिए, LCR के साथ साथ एयर कोर इंडक्टर का यूज करेंगे। अभी देखिए इसमें फोकस क्यों है, तो देखिए लास्ट में इंडक्टर आ ही रहा। चलिए, किस प्रकार निम्नलिखित में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया था? तो 29 के अकॉर्डिंग देखिए, तो आप लोग का ये नियोन दीप है, क्या ये नियोन लैंप है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या की नियत होती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा? तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, डीसी जनरेटर में ध्रुव की संख्या आर्मेचर संख्या के बराबर होती है, नियत होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा है ना, तो ये तरंग कुंडली वाइंडिंग हो, क्या होगा? तरंग कुंडली वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और तरंग कुंडली वाइंडिंग में ऑलमोस्टली मैं बताया था ए बराबर क्या होता है? हमेशा 2 होता है। क्लियर है? और क्या देखिए, वेव है तो इसमें वोल्टेज की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। करंट की मात्रा क्या होगा? करंट होगा। ये सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा है। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। और इसका ऐसे मात्रा क्या होता है विद्युत धारा का? तो A4 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A4 एम्पियर बोलते हैं। और आवेश का ऐसे मात्रा होता है C4 कूलॉम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत तार डालने के लिए सबसे आसान विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे आसान जो विधि है प्रत्यक्ष गवाही, यानी गवाही विधि से आप लोग आसानी से आसान विधि कर सकते हैं। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किसके तार के बना होता है? तो याद रखिए, एक टोस्टर का जो तापन एलिमेंट होता है वो हमेशा 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 याद रखिएगा, ये नाइक्रोम का तार का बना होता है। किसके बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का जो तार होता है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु का मिश्रण होता है, जिसमें निकेल का जो परसेंट होता है वो 80% होता है, क्रोमियम होता है 20%। क्लियर है? चलिए, कि किलो वोल्ट पर mm में बेकेलाइट की प्रावैधिक सामर्थ्य कितनी होती है? देखिए इसके लिए अगर आप लोग याद कीजिएगा तो इसका होता है 17 से 21 होता है, 17 से 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और वही वायु की बात करना चाहते हैं, देखिए वायु के लिए क्वेश्चन आता है, तो हमेशा वायु के लिए बातें करना चाहते हैं, वायु की बातें करना चाहते हैं तो 30 kV पर mm होता है। ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछता है। क्लियर है? परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस का जो यूनिट होता है वह किलो वोल्ट, देखिए किलो वोल्ट पर mm भी करते हैं, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। क्लियर है? अब बेकेलाइट का बातें करना चाहते हो तो बेकेलाइट का होता है 4.4 से लेके 5.4 तक होता है। चलिए, भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसे हम बोलते हैं अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, यानी ऑप्शन नंबर करेंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को ही बोलते हैं।
डीसी शंट मोटर में उच्च गति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो देखिए डीसी शंट मोटर में आप लोग को बोला ना, तो याद रखिए 4 बिंदु यानी कि 4 बिंदु स्टार्टर के द्वारा इसके प्रदान नहीं करते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें 26 का यूज करते हैं, तो इसमें 5 का नहीं प्रयोग करते हैं। 5 का नहीं प्रयोग करते, केवल 3 और 4 का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो 5 का ही प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोड पटलन के लिए बनाए गए मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। देखिए ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, क्रोड करते हैं। तो ट्रांसफार्मर कोड में पटलन का प्रयोग क्रोड हानि को कम करने के लिए करते हैं, क्रोड हानि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसके लिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्वेश्चन आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। तो ये हमेशा जो बना होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो राइट आंसर का ये जो बना होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें 2 प्रकार के हानि होते हैं, एक होता है भंवर धारा हानि, एक होता है हिस्टेरिसिस हानि। वही बातें करना चाहते हैं। अगर देखिए एडी करंट लॉस को हम लोग बोलते हैं पीई, इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले केई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केई लिखते हैं। फिर यहाँ पे बी का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पे मैक्सिमम में रखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करते हैं, फिर थिकनेस का स्क्वायर करते हैं, इंटू वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, वही बातें करना चाहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस का। तो हिस्टेरिसिस लॉस को पीएच से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला अगर आप लोग लिखिएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, के एच। देखिए उसमें एडी करंट थे तो के ई लिखे थे, फिर यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1.6 करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिख देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, फिर वी फोर वाट कीजिएगा। क्लियर है, यानी वॉल्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में टर्मिनल किसके माध्यम के चैनल में बहुसंख्य वाहकों का प्रवेश करता है। तो इसके लिए अगर आप लोग बताना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग कहते हैं स्रोत के लिए। क्या कहते हैं, स्रोत के लिए। क्लियर है, चलिए किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 200 टन तथा द्वितीयक में 50 टन है। यदि 240 वोल्ट AC का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक में वोल्टता क्या होगी। इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, टन यानी N2/N1 कीजिए, बाय V2 बाई क्या कीजिएगा, V1 कीजिएगा। वो आप लोग बना लीजिए होंगे, V2 बाई V1 करेंगे तो यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा तो आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं। तो N2 तो द्वितीयक टर्न की संख्या 50 लिख रहा था, प्रथम टर्न की संख्या पे 200 लिख रहा था, मैं 200 लिख दिया हूँ। और V2 का प्रयोग कितना लिख रहा है, तो V2 तो निकालना, V2 रन दिया, V1 का वैल्यू 240 है, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 50 का पावर में 240 आता है 4 बार में, 4 का पावर में आएगा 60 बार में, तो राइट आंसर कीजिएगा तो 60 वोल्ट आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा 29 क्वेश्चन, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। 250 AC की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होगी। देखिए फ्रेंड शिखर से शिखर का अर्थ होता है आप लोग को मैक्सिमम निकालना है, यानी कि पिक टू पिक के। देखिए सबसे पहले देखिए ये आप लोग को मैक्सिमम में दिया, जब भी कोई दिया हो तो वह भी मैक्सिमम में दिया, तो ये दिया आप लोग का 250 वोल्ट लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले इसका मैक्सिमम निकालेंगे। देखिए देखिए 250 वोल्ट AC के शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होगी। सबसे पहले ये जो आप लोग का दे रहा है, यहाँ तक ये RMS का वैल्यू दे रहा है, किसका दे रहा है, ये RMS का। तो यहाँ पे लिख रहा है 250 वोल्ट लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, भी मैक्सिमम निकालेंगे। तो भी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो RMS है इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, ऑलमोस्टली पढ़ेंगे √2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 353.5 वोल्ट आ गया। क्लियर है, और हमें क्या करना है फ्रेंड, पिक टू पिक निकालना है। तो हमेशा पिक टू पिक यानी P2P यानी पिक टू पिक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आया यानी इसको 2 गुना VM कर देंगे। तो 2 VM का वैल्यू कितना लाए थे, तो 353 पॉइंट क्या लाए थे 5। अगर आप लोग इससे गुना करते हैं तो 760 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 760 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीना डायोड वोल्टता नियमन का धारा परास कितनी होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जीना डायोड का वोल्टता का जो नियम है, जो परास होती है वह 2.5 एम्पियर होती है, 2.5 एम्पियर तक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को प्रयोग करें। क्लियर है, और जीना डायोड एक प्रकार का ब्रेक डाउन डायोड भी होता है। क्लियर है, यह रिवर्स बायसिंग पर प्रयोग करते हैं। और मोस्टली इसका फिगर को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे जेड के रूप में इस टाइप से करते हैं। चलिए अब इसमें एक एनोड होता है, इसमें एक कैथोड भी होता है। चलिए SCR किसके बना होता है, सबसे पहले SCR का फुल फॉर्म जानिए। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन, S फॉर होता है सिलिकॉन, ठीक है, S सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्लियर है, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो ऑलमोस्टली S फॉर हो गया सिलिकॉन। S फॉर मेरा नाम भी होता है सागर कुमार। क्लियर है, तो सिलिकॉन क्या बोलेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यह एक प्रकार का धारा नियंत्रित अर्धचालक युक्ति होती है। क्लियर है, चलिए इसमें क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने पर स्विच का प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, सिंगल पोस्ट सिंगल थ्रो भी होता है, सिंगल पोस्ट डबल थ्रो भी होता है, सिंगल पोस्ट सिंगल थ्रो भी होता है। अप्रोक्स सभी कर दीजिएगा। चलिए प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है। तो इसके लिए कीजिएगा तो सूचनात्मक शॉर्ट सर्किट करंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
चलिए बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया क्या होता है, देखिए बूस्ट क्या बोलते हैं आप लोग को, मैं अभी बूस्ट कर रहा हूँ, देख रहे होंगे अभी तो मैं केवल 3 देखे होंगे आप लोगों को, चौथा सॉरी 5वां सेट 6ठा से 7वां को काफ़ी मैं रैपिड फायर के लिए किया था, यानी कि कम समय में अधिक नॉलेज दे दिया था। तो इस वही हम लोग बोलते हैं बूस्टअप, यानी लंबे समय के लिए उच्च सॉरी कम समय में उच्च, यानी कि इसका अर्थ होता है लघु समय में उच्च धारा, यानी कि कम समय में उच्च धारा को ही बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं किस टाइप से बताऊँ, डायरेक्टली आंसर बताऊँ या फिर जो जिस टाइप से बताने लगा उस प्रकार। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के कोई काला पड़ने पर संभावित कारण निम्नलिखित में कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्लोरोसेंट का बार बार शुरू होना, क्लियर है, कम या अधिक वोल्टेज भी हो सकता है, अनुचित ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार ए सभी कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। निम्नलिखित में से क्या टी फीडर पिलर का अर्थिंग में प्रयोग किया था। तो इसके लिए हम लोग करते हैं फ्रेंड जी, यानी कि जर्मेनियम स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, क्लियर है, जर्मेनियम स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी का प्रयोग करें एल टी के लिए, क्लियर है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं। चलिए किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा का कुल मात्रा कितने मापते हैं। तो हमेशा याद रखें किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को किस में मापते हैं, तो हमेशा इसको मापते हैं ल्यूमेंस में मापते हैं, किस में मापते हैं, ल्यूमेंस में मापते हैं। ताप उपकरण विद्युत धारा के प्रभाव पे काम करते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय जो प्रभाव होता है उसमें प्रभाव, यानी कि थर्मल पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑलमोस्टली पढ़े होंगे एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ये जो नियम दिया था वह जूल महोदय ने दिया था, जिसे हम लोग जूल का नियम भी कहते हैं। एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज का रंग रूप धारा से अग्रगामी होता है। देखिए जब भी अग्रगामी की बातें करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये वी आई साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री कर लीजिएगा, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 250 वोल्टेज पर संचालित के लिए अधिकतम वोल्टेज को संचालित के लिए एक प्रणाली के न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर मैं बताना चाहता हूँ तो इसके लिए राइट आंसर कीजिए 25 मेगा ओम होगा। 2 पिन सर्किट और पिन का तब उपयोग किया था जब एक्सेसिव स्विच क्या होती है। तो इसके लिए हम लोग कीजिए तो दोहरी इंसुलेटेड हो, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से बातें करना चाहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस में विभाजित गैल्वेनोमीटर के एक क्रॉस वोल्टेज से प्राप्त करंट पास करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। और याद रखिएगा इसकी मदद से इस देखिए बैलेंस अवस्था में गैल्वेनोमीटर करंट शून्य करंट देता है और इसके भी प्रयोग जो करते हैं 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्टेटर की अधिकतम गति कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाइएगा तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए 50 हर्ट्ज बोला नहीं है तो हम लोग ऑलमोस्टली पढ़े एनएस का फार्मूला। देखिए एनएस का फार्मूला मैं बताना चाहता हूँ 120 कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिख रहा और आप लोग का पी अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग मिनिमम 2 लेते हैं और आप लोग 2 का पारमिक कार्य 60 टाइम्स में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3000 आएगा, यानी 3000 इज द राइट आंसर। तो 3000 आरपीएम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या लिख रहा। देखिए फिर गंदा आ गया। धाराएं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों को प्रेरित धारा की लूप होती है। तो फ्रेंड्स याद है लूप जो होती है आप लोग का हमेशा एडी करंट में होती है, किस में होती है, एडी करंट में होती है, क्लियर है। और इसका मैं फार्मूला काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ आप लोग को। चलिए ट्रांसफार्मर का स्कॉट संबंधन भी कहते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधन को क्या बोलते हैं, ऑलमोस्टली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड इसको टीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कॉट के लिए क्या बोलते हैं, टीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीटी बोलते हैं। याद रखिएगा स्कॉट कनेक्शन में देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्कॉट कनेक्शन में क्या करते हैं। देखिए 3 फेज यानी कि 3 फेज को 2 फेज में कनेक्शन किया था, यानी 3 फेज को 2 फेज में कनेक्शन करने के लिए हम लोग टीटी यानी टीटी या फिर स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। यह 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन से बनता है जिसे परस्पर टी के रूप में जोड़ा जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की संख्या कितनी होती है। हमेशा याद रखिए औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की जो संख्या वह 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पे होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसमें सिंक्रोनस मोटर होती है। क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। चलिए अब याद रखिएगा बड़े मोटर जनरेटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर होती है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है। तो 49 का आप लोग अगर देखिएगा तो फ्रेंड्स इसमें देखना पड़ेगा आप लोग को स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण, ऑलमोस्टली इसका यूज करते हैं। आवृत्ति का भी कर स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी को सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सेल का कार्यकाल सबसे अधिक होता है। ऑलमोस्टली इसके लिए हम लोग लिथियम सेल का प्रयोग करते हैं। लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे अधिक होता है फ्रेंड, ठीक है। और इसका जो सेल का जो वोल्टेज होता है 2.95 होता है, 2.95 वोल्ट होता है, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा।
चलिए, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 3 फेज तार प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार के द्वारा कंज्यूम की तार की गई पावर को मापने के लिए 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग करते हैं, 2 वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता है, एक होता है, देखिए, एक होता है प्राइमरी कॉइल होता है, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। देखिए, आप लोग को मैं बताया था, तो आप लोग को बताया था, देखिए, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? तो इसमें हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए SL याद करिए, यानी श्रीलंका याद कीजिए, यानी कि सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो हमेशा वो लोड से जुड़ा होता है। क्लियर है? और वही बातें करना चाहता है प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल जो जुड़ा होता है वो हमेशा किससे जुड़ा होता है? तो ऑलमोस्टली क्या हो रही है, देखिए क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है, यानी आपूर्ति यानी कि सप्लाई से। तो देखिए, प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो श्रीलंका याद कीजिए, SL यानी श्रीलंका, यानी कि जो आप लोग का सेकेंडरी कॉइल जो होता है वह लोड से जुड़ी होती है। तो प्राइमरी कॉइल किससे जुड़ी होती है? तो सप्लाई से। तो यहाँ पे PS याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ये प्राइमरी कॉइल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग की आपूर्ति जुड़ा जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। क्लियर है? और इसमें 2 प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी। और लोड को हमेशा किस में जोड़ते हैं? तो हमेशा यानी लोड को हमेशा सेकेंडरी में जोड़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट लिख रहा आप लोग का, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेज के लिए कर सकते हैं? तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग करते हैं आयनीकृत गैस का प्रयोग करते हैं, आयनीकृत गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए, छत के पंखे का स्वीप का संबंध किससे होता है? तो हमेशा याद रखिए, छत के पंखे का स्विच का जो संबंध होता है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास के लिए होता है। चलिए, किसी त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों में एक दूसरे पे कितने डिग्री होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलिए, एक यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकेंड के लिए 2 कूलम और आवेश प्रवाहित होती है, तो इसके लिए आवेशित धारा क्या होगी? काफ़ी अच्छे से आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को धारा बोला तो आई बराबर क्या लिखिएगा? ऑलमोस्ट आप लोग पढ़े हैं, आई बराबर क्या होता है? Q/T कीजिए ना। तो देखिए, तो यहाँ कीजिए, तो देखिए यहाँ पे Q/T, तो आवेश कितना लिख रहा था? 2 कूलम, टाइम भी कितना था? 2 सेकेंड। तो ऑलमोस्टली डिवाइड किए तो 1 एम्पीयर आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? हमेशा याद रखें फ्रेंड, एक हाइड्रो पावर प्लांट में कम गति के श्रृंखोण यानी कि साइलेंट पोल अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। तो लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का प्राथमिकता दी जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए हम लोग सीम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, सीम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इससे शक्ति की हानि गणना करने के लिए सूत्र करते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करने के लिए हानि के लिए हम लोग देखिए फार्मूला आप लोग खुद से निकालने सीखिएगा। P बराबर क्या लिखते हैं? तो हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं। क्लियर है? V बराबर क्या लिखते हैं? IR लिखते हैं ना, तो V बराबर IR कर सकते हैं। तो I क्या होगा? I² R भी हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब ऑप्शन नंबर देखते हैं, 60 नंबर क्या लिख रहा है। किसी अर्धचालक में वैलेंस और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है? हमेशा याद रखें, किसी अर्धचालक में, तो अर्धचालक में वैलेंस बैंड और चालक बैंड यानी कि फॉरवर्डिंग गैप का जो अंतर होना चाहिए लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। क्लियर है? वही अगर कंडक्टर की बातें करना चाहते हैं, देखिए कंडक्टर में यानी CONDUCTR कंडक्टर में ओवरलैप करता है, यानी कि इसमें 0 होता है। वही बातें करना चाहते हैं इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में बहुत ही अधिक होता है। क्लियर है? चलिए, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च क्या होती है? तो फ्रेंड इसमें याद रखिए, उसमें उच्च क्या होता है? इंडक्टेंस होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या होती है? तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। और याद रखिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा आप लोग, मैं लिख देता हूँ जो तो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, शायद पूछ दे। तो याद रखिए 1.6 × 10⁻13 जूल लिखिएगा। ये सारे आप लोग यूज कर सकते होंगे। चलिए, एक सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर है, तो गुणक क्या हो गए? जब भी फ्रेंड्स गुणक निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग ऑलमोस्टली पढ़ें के लिए फार्मूला क्या करेंगे? प्राथमिक करंट के लिए क्या करते हैं? I1/I2 करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे, भागा कर देंगे, तो 20 आ गया, तो 20 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। किसी चुंबक कुंडली के उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकता है? तो हमेशा याद रखें फ्रेंड, 64 एक अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण केवल डीसी मापन करता है। क्या करता है? डीसी मापन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का आउटपुट क्या होती है? तो हमेशा याद रखिए द आउटपुट ऑफ हाफ रेक्टिफायर। तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए होता है पल्सिंग, यानी कि स्पंदित डीसी होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए,
और अर्ध तरंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड। इसका जो रिपल फैक्टर होता है यानी आर एफ बोलते हैं, इसका रिपल फैक्टर होता है 1.21 होता है। वह इसका एफिशिएंसी की बातें करना चाहता है 40.6% होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या होती है, तो हमेशा याद रखें स्थिर अवस्था में इंडक्शन स्लिप की जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। क्या होता है ये 1 होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑलमोस्टली पढ़ेंगे स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा क्या करते होंगे, तो सिंक्रोनस स्पीड कर देंगे। क्लियर है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे रोटर की गति क्या होती है, शून्य होती है यानी स्थिर अवस्था में। तो यहाँ पे जब शून्य होता है तो हम लोग क्या बचेगा NS बाई क्या बचेगा NS। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व किए क्या आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार आप लोग 1 को मैं निकाल दिया। क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयोग किया था, तो हमेशा याद करते हैं फ्रेंड इसमें हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं यानी लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए ड्यूप्लेक्स तरंग कुंडलन में समांतर पथ कितने होते हैं, तो देखिए ड्यूप्लेक्स की बातें करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 68 है। तो देखिए ट्रिप्लेक्स लिख रहा सॉरी, तो एक ट्रिप्लेक्स वेव क्रम में समान देखिए ट्रिप्लेक्स बोला ना, तो याद रखिए वेव में कितना होता है 2 होता है। तो ट्री बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा कितना होगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। वही डुप्लेक्स बोलता है तो 2 से गुना करते हैं 4। चलिए अब क्वेश्चन बस कुछ ही बचा है, सॉरी दिख तो रहा होगा, अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक रोटरी कन्वर्टर में त्रिकाला प्रणाली हेतु 3 स्लिप रिंग होती है, एक दूसरे से कितने डिग्री पे जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली मैं अभी बताया था ये जो होते हैं वह 120 डिग्री से टर्मिनल पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये हमेशा अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है, अधिक प्रतिरोध होता है। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयोग किया था, तो याद रखिए बिजली घरों में रिएक्टिव के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुवों के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे। तो NS का फार्मूला आप लोग लिख दिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 120 फ्रीक्वेंसी 50 है और पोल का संख्या 10 है। आप लोग सॉल्व के 0 0 कैंसिल करते 120 को 5 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। तो 600 RPM आएगा, 600 RPM। तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी ईमानदारी से क्लिक कर देंगे। लास्ट, हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाले कनेक्शन का प्रकार क्या होता है, तो इसके लिए हाई टेंशन देखिए जब भी हाई टेंशन के लिए बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और याद रखें डेल्टा स्टार कनेक्शन में उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। ये भी याद रखें इसमें वोल्टता की बात करना चाहते हैं, डेल्टा स्टार में हाई उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। क्लियर है। और डेल्टा स्टार का प्रयोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तब होगी जब, तो याद रखिए एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तब होगी जब परिवर्तित हानि और हानि के बराबर हो गए, परिवर्तित हानि के बराबर हो गए। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा, उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने हेतु किसका प्रयोग करते हैं। देखिए उच्च विभव पर विद्युत रोधन भंग टेस्ट के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उच्च के लिए जब भी बोला उच्च के लिए हमेशा मेगर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और मेगर का रीडिंग जो होता है वह मेगा ओम होती है, या क्वेश्चन आता है इसका रीडिंग क्या होता है तो हमेशा याद रखें मेगा ओम होती है। क्लियर है। और उच्च विद्युत रोधक के अंतर्गत 0.1 मेगा ओम से ऊपर के प्रतिरोध आते हैं। क्लियर है। याद रखें 0.1 मेगा ओम से अधिक आते हैं। चलिए ये रहा 75 क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। और कुछ में अगर आप लोग कन्फ्यूजन होगा तो देख सकते हैं ये। क्लियर है। चलिए ये रहा आप लोग के बीच में, इससे पहले देखे होंगे मैं आप लोग के बीच में सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए आप लोगों को मैं बताऊं जो आप लोग का पार्टे में इंपॉर्टेंस होगा, उसके साथ साथ मैं आज वीडियो में ये भी बनाया हूँ। फिर देखिए ये आप लोगों को सारे वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस बना रहा हूँ। क्लियर है। चलिए आप लोग बताइए फ्रेंड्स आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था और मैं किस टाइप से वीडियो दूँ, या फिर आप लोग रैपिड फायर की तरह करूँ या फिर आप लोगों को फिर से समझा कर या फिर कम शॉर्ट समझा के करूँ, आप लोग बताइएगा क्योंकि आप लोग का मुझे कमेंट का इंतजार है। क्लियर है। मैं दोनों वे में आप लोगों को बता दिया हूँ। चलिए अब 8 सेट हो चुका, बस आप लोगों के बीच में 12 सेट और से 3 दिन में मैं पूरे का पूरे कंप्लीट कर दूँगा। यानी कि देखिए आज 26 है, 26 को मैं पूरा ओवर हो गया। देखते हैं 27 बच गया, 27 है, 28 है, 29 है, 2 को पेपर है ना, मेरा टारगेट रहेगा 29 तक, 29 तारीख तक पूरे का पूरे कंप्लीट करवा दो। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ ना, मेरे पास वन लीनियर MCQ भी है। यानी कि देखिए एक चैप्टर बाय चैप्टर भी स्टार्ट करता हूँ। रुकिए आज रात से मैं आप लोगों को ना चैप्टर बाय चैप्टर भी स्टार्ट करवा देता हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर आज से मैं आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग
लोग को यूज करवा दूंगा। रुकिए आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है, मेरा टारगेट रहेगा आप लोग को अब चैप्टर बाय चैप्टर को मैं अब पूरा करवा दूंगा। क्लियर है, ये मेरा लास्ट टारगेट रहा। देख लीजिए हमारा नाम क्या है, आप लोगों का कन्फ्यूजन होता तो जान लीजिएगा। क्लियर है, सागर कुमार नाम है। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।